हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम अपना वेटेड एवरेज, एलिगेशन और मिक्सचर ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल 3 टॉपिक हैं जो इसके अंदर हम कवर करेंगे। 3 कंसेप्ट आप बोल सकते हो मेजरली। वेटेड एवरेज जो कि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। लाइट चली गई, ऐसे बंद हो गया। दूसरा एलिगेशन और तीसरा मिक्सचर। तो हम कैसे करेंगे एक बार मैं ये बता देता हूँ। मैं एक एक लेक्चर तीनों के ऊपर लूँगा, वेटेड एवरेज, एलिगेशन और मिक्सचर। लेकिन पहले जो मैं लेक्चर लूँगा, जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ, ये इसके अंदर आसान आसान क्वेश्चन, बेसिक से क्वेश्चन होंगे। बिकॉज इस टॉपिक के अंदर क्या है, अगर मैं आपको अच्छे से ना बताऊँ, आसान आसान क्वेश्चंस बहुत सारे ना कराऊँ, तो अंडरस्टैंडिंग वीक रह जाती है। टॉपिक करने के बावजूद बच्चे को ये डाउट रहता है कहाँ पर वेटेड एवरेज लगाऊँ, कहाँ पर एलिगेशन लगाऊँ। बल्कि हर एक क्वेश्चन में आप दोनों लगा सकते हैं। जहाँ पर वेटेड एवरेज लगेगा वहाँ पर एलिगेशन, जहाँ पर एलिगेशन लगेगा वहाँ पर वेटेड एवरेज, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। आसान और ठीक ठाक से क्वेश्चन के माध्यम से हम पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, वेटेड एवरेज को, फिर एलिगेशन को, फिर मिक्सचर को। उसके बाद मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की 2 क्लासेस अलग से मैं लूँगा, ताकि बढ़िया बढ़िया हर एक लेवल के क्वेश्चन वहाँ पर हम कंसेप्ट को सीखने के बाद प्रैक्टिस कर पाएँ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े ना कि घटे। आपको डरा ना दूँ, आपको मजबूत करूँ, ठीक है। तो बहुत ही प्यार से हम आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे। ये मत सोचना कि सिर्फ इसी लेवल के मैं लूँगा इस टॉपिक के अंदर, बाद में प्रैक्टिस करेंगे जब बढ़िया बढ़िया हम लेंगे, ठीक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट लेक्चर 1 को। वेटेड एवरेज को हिंदी में बोलते हैं भारित औसत, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा मामला क्या है इस टॉपिक का। तो भाई इसका बेसिक स्ट्रक्चर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है ये टॉपिक, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड अपने क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली। अगर आप ये समझ गए तो आप वेटेड एवरेज को समझ जाओगे। तो इसलिए ध्यान से पेन नोटबुक लेकर बैठे हो, लेकिन उसको साइड में रखो। जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊं तो साथ के साथ लिखना नहीं है। लेकिन मुझे पता है फिर भी कई बच्चे ओवर स्मार्ट बनेंगे कि अरे सर आपको मेरा पता नहीं है। आप किसी दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं अगर कोई ओवर स्मार्ट बन रहा है तो। जब मैं बता रहा हूँ तो साथ में मत लिखो, कंसेप्ट नोट्स साथ के साथ मत लिखो, ठीक है। बाद में लिखो, दोबारा देख कर लिखो। अगर दोबारा देख कर लिखना आपको पड़ रहा है तो आपको याद ही नहीं रह रहा है तो, ठीक है। लेकिन जब मैं बताऊँ तो सिर्फ समझो। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भाई यहाँ पर ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3। 3 फैमिली है। यहाँ पर है नंबर ऑफ आइटम्स, पहले ग्रुप में कितने आइटम, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। तो मैं ले लेता हूँ नंबर ऑफ मेंबर्स। एक फैमिली है उसके अंदर 5 मेंबर हैं, एक फैमिली है उसके अंदर 10 मेंबर हैं, और एक फैमिली है उसके अंदर 15 मेंबर हैं, ठीक है। 3 फैमिली हैं, एक के अंदर 5 बंदे, एक के अंदर 10 बंदे, एक के अंदर 15 बंदे, ठीक है। तो इस फैमिली के अंदर जो एवरेज इनकम है वो मैं मान रहा हूँ, ठीक है। इस फैमिली की जो एवरेज इनकम है वो है जी 30,000 रुपये मान लो। एवरेज इनकम का मतलब समझ गए, ये नहीं है कि हर एक मेंबर 30,000 कमा रहा है। कि अगर हम पूरी फैमिली की इनकम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक मेंबर के हिस्से में 30,000 आएगी, है ना। ओके जी। तो मोटा मोटी अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर हर एक मेंबर 30,000 कमा रहा है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। इस फैमिली की जो एवरेज इनकम है वो मैंने मान ली है जी 25,000 रुपये, और इस फैमिली की जो एवरेज इनकम है वो मैंने मान ली है जी 20,000 रुपये, ठीक। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर बंदे कितने हैं, 5। एवरेज इनकम कितनी है, 30,000। तो अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक के पास 30,000 रुपये हैं। यहाँ पर बंदे हैं 10, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक के पास 25,000 है। यहाँ पर बंदे हैं 15, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो हर एक के पास 20,000 है। अगर मैं बोल दूं कि अगर ये तीनों फैमिलीज इकट्ठी रहने लग जाएं, ये बोल रहे हैं यार हम तो इकट्ठे रहेंगे, तो एवरेज इनकम कितनी होगी। अगर ये सारे के सारे बंदे आ जाएं, यहाँ पर 5 बंदे हैं, यहाँ पर 10 बंदे हैं, यहाँ पर 15 बंदे हैं, अगर मैं आपसे एवरेज इनकम पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे। एक बार इसको भूल जाओ। नॉर्मली फॉर्मूला क्या करोगे एवरेज का, आप बोलोगे सर सम ऑफ वैल्यूज, यानी कि एक हिसाब से टोटल मनी। अगर ये सारे बंदे इकट्ठे हो जाएं तो भैया टोटल मनी कितना है, इनकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम बोल देते हैं, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज, या फिर इस केस में हम क्या बोलेंगे, टोटल मेंबर्स।
तो यहाँ पर मेरे को कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट ही ऐसा है, बिल्कुल बेसिक सा। तो अगर मैं टोटल इनकम करना चाहूँगा तो मुझे एक बात बताओ, पहले मैं इस फैमिली की करूँगा, फिर इसकी, फिर इसकी। तो 5 बंदे हैं, एवरेज 30 है, तो टोटल कितना होएगा? तो टोटल होएगा, आप बोलोगे सर 5 × 30 इतने हज़ार। आपको पता है सम, इस फैमिली की इनकम का सम क्या आएगा? एवरेज 30 है, बंदे 5 है, तो 5 × 30 1.5 लाख लेके बैठे हैं सारे, ठीक है। इसका 10 × 25, ठीक है। मेरे को सब जोड़ने हैं, मुझे टोटल मनी निकालना है, आपको पता है टोटल इनकम कितनी है सारी फैमिलीज के पास, ठीक है। प्लस 15 बंदे हैं, 20,000 एवरेज है, 15 × 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई, अब मुझे किससे डिवाइड करना है? मुझे डिवाइड करना है टोटल मेंबर्स से, टोटल सदस्य कितने हैं। अगर ये तीनों फैमिली मिल जाएंगी तो टोटल हो जाएंगे 5 और 10 15 और 15 30 डिवाइडेड बाई 30, या फिर ऐसे ही लिख देता हूं मैं, 5 + 10 + 15। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे भाई। बताओ इसके अंदर कुछ अलग से कंसेप्ट आपने किया? अब तक हम एवरेज का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, एग्जैक्टली वही कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया है, बस 3 ग्रुप के ऊपर लगा दिया, मेरे को 3 ग्रुप इकट्ठे करने थे। तो इसका नाम वेटेड एवरेज कैसे पड़ा वो मैं बता देता हूँ। जैसे ये जो ग्रुप है इसके अंदर 5 बंदे हैं, ये जो ग्रुप है इसके अंदर 10 बंदे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप के अंदर ज़्यादा वेट है, इसके अंदर ज़्यादा मेंबर हैं, इस ग्रुप के मेंबर एवरेज को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे, इस ग्रुप के मेंबर एवरेज को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर मैं इक्वली डिवाइड करूँ इनकम को, इस फैमिली की भी, इसकी भी, इसकी भी, तो सबसे ज़्यादा बंदों के पास कितने हज़ार रुपये होंगे? 20,000। 15 बंदे खड़े होंगे जिनके पास 20,000 रुपये होंगे, 10 बंदों के पास 25,000 होंगे, और 5 बंदों के पास 30। वो सबसे ज़्यादा दमदार ग्रुप है, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर 20,000 वाले बंदों का है, तो 20,000 के पास जाएगी एवरेज। तो इसको वेटेड एवरेज क्यों बोलते हैं? कि इस ग्रुप में ज़्यादा वेट है, इसमें कम वेट है, वेट के हिसाब से शिफ्ट हो जाएगी। बस इससे ज़्यादा आपको पता होने की ज़रूरत नहीं है, नाम क्यों पड़ा, समझ गए क्यों पड़ा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए? बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है कि भई हम टोटल करते हैं, ठीक है। हम 5 बंदों की एवरेज 30, 5 × 30, 10 बंदों की एवरेज 25, 10 × 25, 15 बंदों की एवरेज 20, 15 × 20, इससे टोटल सम आ जाता है। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हम डिवाइड कर देते हैं, 5 + 10 + 15, तो देखते हैं क्या बनेगा। तो ये हो जाएगा जी 150 + 250 + 300 डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। तो 150 और 250 ये हो जाएगा जी 400 और ये 700 डिवाइडेड बाई 30। अब आप देखोगे ये कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगी जी 23 हज़ार, हज़ारों में मामला है, तो 23.33 थाउजेंड ऐसे आप बोल सकते हैं। जो भी है ऐसे पॉइंट के अंदर वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बेसिक सी बात। और अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, आपने ध्यान से यहाँ पर देखनी कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं भाई। एक तो ऐसी चीज़ है जो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं। एक वैल्यू है जो एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। ज़रूरी नहीं है एवरेज इनकम की बात होगी, एवरेज वेट की बात हो जाएगी, एवरेज मार्क्स की बात हो जाएगी, किसी भी चीज़ की बात हो जाएगी। अलग अलग फैमिली में किसी भी एवरेज एज की बात हो जाएगी, किसी भी चीज़ की बात हो सकती है, ठीक है। तो एक चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज को, और दूसरी चीज़ रिप्रेजेंट किस चीज़ की को कर रही है? नंबर ऑफ आइटम्स। एक आइटम्स की एवरेज को, एक आइटम्स के नंबर को, यानी कि उनकी क्वांटिटी को, कि कितने हैं उस ग्रुप में, कितने हैं, कितने बंदे हैं जिनकी इनकम 30,000 है जी? 5 बंदे हैं। कितने बंदे? वो जो गब्बर पूछता था कितने आदमी थे, वो इसी के लिए पूछता था, कितने आदमी थे जिनकी इनकम 25,000 है जी? 10 हुजूर, ऐसे 10 सरकार, ठीक है, क्लियर है। तो एक नंबर रिप्रेजेंट करता है एवरेज को, और एक नंबर रिप्रेजेंट करता है किसको? नंबर को। तो आपको एग्जैक्ट नंबर जानना जरूरी नहीं है कि यहाँ पर कितने मेंबर है एग्जैक्टली, यहाँ पर कितने, यहाँ पर कितने। अगर आपको सिर्फ रेशियो भी पता है, मैं रेशियो ले रहा हूँ 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। यहाँ पर अगर एक मेंबर है तो यहाँ पर 2 मेंबर है, यहाँ पर 3 नंबर है। अगर आपको एग्जैक्टली ये नहीं पता चला कि ग्रुप्स में बंदे कितने हैं, आपको सिर्फ रेशियो पता चल गया, हाँ, एवरेज का रेशियो नहीं ले सकते। जो क्वांटिटी एवरेज को, यहाँ पर कई बंदों को ये डाउट होता है
इसका रेशियो ले सकता हूँ क्या, इसका रेशियो ले सकता हूँ क्या, आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी डाउट होएगा, मैं क्लियर करते चलूंगा। लेकिन पहले बेसिक बात बता दूं कि एक क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज को, एक रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ आइटम्स। इतनी एवरेज कितनों की है, इतना एवरेज वेट कितनों का है, इतना एवरेज एज कितनों का है, कितनों का, तो वो भी बंदे कितने हैं उसका हम रेशियो ले सकते हैं, उस क्वांटिटी का। ठीक है, तो क्या होएगा देखो ध्यान से, मैंने किया कि मैंने 5 से काटा, तो एक हिसाब से देखो 5 एकम 5, यही 5 यहाँ पर था, 5 दूनी 10 यहीं पर था, ये 10, 5 थे 15 ये यहाँ पर था, और ये जो 5 है ये नीचे भी गया था, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 से 15, तो एक हिसाब से हुआ क्या, मैंने इसको ऊपर नीचे 5 से काट दिया। भाई हुआ क्या है, ऊपर नीचे 5 से काट दिया, और क्या किया है, ऊपर नीचे 5 से काट दिया। तो बाद में जो मुझे बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी वो कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे कैलकुलेशन कितनी छोटी हो जाएगी, 23/1/3 उत्तर आया है। देखो अब आप इसको बिना कुछ ज़्यादा सिरदर्दी के कर पाओगे। रेशियो ले लिया तो 1 × 30 30 प्लस 2 × 25 50 प्लस 3 × 20 60 डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड किससे करेंगे, इसी रेशियो से, 1 और 2 और 3 यानी कि 6 से, तो ये आ गया जी 80 140/6 यानी कि 70/3, वही चीज़ आ गई 23/1/3, 23/1/3 हज़ार। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो बेसिक यही स्ट्रक्चर मिलेगा, एक तो आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ आइटम्स को रिप्रेजेंट करती हुई वैल्यूज, एक दी जाएगी एवरेज ऑफ आइटम्स, अलग अलग ग्रुप होंगे, उसमें हर एक ग्रुप की अलग अलग एवरेज होगी, अलग अलग नंबर होंगे उसके। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये बोल दूं, एक छोटी सी बात बताऊं, अब अगर मैं आपको ये बोल दूं कि मुझे पता नहीं ग्रुप्स में कितने बंदे हैं, और मैं आपको बोल दूं कि 3 ग्रुप हैं, 3 फैमिली हैं, उनकी एवरेज इनकम 30,000 25,000 20,000 है, तो बताओ तीनों फैमिली की मिलाकर कितनी होगी। मैं आपको नंबर ऑफ मेंबर नहीं बता रहा। अब कई बंदे बोल देंगे 25,000, कैसे, क्या पता इसके अंदर 1,00,000 मेंबर हो, इसके अंदर 1 मेंबर हो, इस फैमिली के अंदर 1 करोड़ मेंबर हो। मैथमेटिकली तो पॉसिबल है, वैसे तो 1 करोड़ क्यों होंगे, आप समझ रहे हो। तो अगर किसी ने मुझे बताया ही नहीं कितने बंदे हैं कितने बंदे हैं कितने बंदे हैं, और ऐसे अलग अलग एवरेज है, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट से। अगर वो मुझे ये ना बताए कितने बंदे हैं, सिर्फ ये बता दे कि रेशियो क्या है, तो बात बन जाएगी। सिर्फ रेशियो जानने की जरूरत है, रेशियो भी नहीं बताया तो कैन नॉट से। एक केस है जब वो रेशियो भी ना बताए तो भी उत्तर आ जाएगा। आप सोचो जरा, सोचो सोचो कौन सा केस हो सकता है। अगर तीनों ग्रुप्स की एवरेज 30,000 हो, तीनों ग्रुप्स की एवरेज सेम हो, कितने भी बंदे हों सबके हाथ में 30,000 है, कितने भी बंदे हो सबके हाथ में 30,000 है, कितने भी बंदे हो सबके हाथ में 30,000 है, फर्क ही नहीं पड़ता, सबको मिला दो सबके हाथ में 30,000 रहेगा। अगर तीनों ग्रुप्स की एवरेज सेम है तो कितने भी बंदे हों 30,000 एवरेज रहेगी, तो सेम ही रहेगी। वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ऐसे क्यों आएंगे, फिर वो सेम ही उत्तर हो जाएगा, उसका पॉइंट क्या है। मैं जस्ट आपको कंडीशन बता रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई। तो हमें रेशियो चाहिए अगर हमें एवरेज बतानी है इनको कंबाइन करके। तो अब हम क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े से और पॉइंट हम अपने क्लियर कर लेते हैं जी। ये देखो कि जो एवरेज है, ये जो एवरेज ऑफ आइटम्स है, ये एवरेज वेट हो सकती है, एवरेज मार्क्स हो सकते हैं, एवरेज हाइट हो सकती है, एवरेज एज हो सकती है, एवरेज वेज हो सकती है, इनकम वेज एक ही बात है, कुछ भी हो सकती है, ये नहीं है कि एक चीज़ होगी। कॉस्ट हो सकती है, एवरेज कॉस्ट, कि भैया 30 आइटम हमने लिए 15 रुपये पर केजी वाले, 20 आइटम हमने लिए 10 रुपये पर केजी वाले, और 10 आइटम हमने लिए 30 रुपये पर केजी वाले। ठीक है, तो ये भी तो एक हिसाब से एवरेज ही है। अब आप बोलोगे एवरेज का क्या मतलब, ये इनका एवरेज कॉस्ट है। एवरेज किसी भी चीज़ की हो सकती है एवरेज। ठीक है, तो एवरेज की जगह ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो हम कई तरह के क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए मैं आपकी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा। मिक्सर वाले क्वेश्चन, कंसंट्रेशन वाले भी इसमें आएंगे, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, वो सब कुछ इसके अंदर यूज हो सकता है, वेटेड एवरेज में, एलिगेशन में। इसलिए धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएंगे। कंपोजिशन हो सकता है, यानी कि परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शन,
ये तीनों परसेंटेज रेशियो फ्रैक्शन, तीनों वे ऑफ कंपेयरिंग वैल्यूज हैं, ये तीनों हो सकते हैं। सर ये कंपोजिशन कैसे हो सकता है, अभी बताता हूँ, टेंशन मत लो। वो ये बता सकता है बंदा कि भाई एक 5 लीटर लिक्विड है जिसके अंदर 10% दूध है, दूधिया है, वो दूध बेचता है, 10% ही दूध है, बहुत ही कमीना है बंदा। एक 3 लीटर मिक्सर है जिसके अंदर 20 लीटर दूध है, ये थोड़ा सा कम कमीना है। और एक 2 लीटर दूध है, एक दूधिया बेच रहा है, उसके अंदर 90% दूध है। ठीक है, तो अगर इस दूधिये की, इस दूधिये की और इस दूधिये के तीनों ड्राम को मैं मिला दूँ तो ओवरऑल दूध कितना हो जाएगा? तो 5 लीटर जो मिक्सर है उसमें 10% दूध है, 3 लीटर मिक्सर में 20% दूध है, 2 लीटर मिक्सर में 90% दूध है, तो ओवरऑल दूध कितना है वो इनके प्रोडक्ट से पता चलेगा। तो ओवरऑल क्या होगा? 5 × 10 प्लस 3 × 20, 3 लीटर है जिसके अंदर 20% है, 2 × 90। और टोटल, मुझे एक बात बताओ, क्वांटिटी को क्या रिप्रेजेंट करता है और एवरेज को क्या रिप्रेजेंट करता है? ये एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। 10% हर एक 100 में से 10 हिस्सों में दूध है, हर एक 100 में से 20 हिस्सों में दूध है, हर एक 100 में से 90 हिस्सों में दूध है। ये तो किसी भी तरह एवरेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। 5 लीटर दूध है, 3 लीटर है, तो क्वांटिटी को, भैया ऐसा कितना दूध है जिसके अंदर 10% वाला, 10% कंसंट्रेशन वाला कितना दूध है जी? 5 लीटर है, तो क्वांटिटी को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 लीटर। 20% कंसंट्रेशन वाला कितना दूध है जी? 3 लीटर है। 90% कंसंट्रेशन वाला कितना दूध है जी? 2 लीटर है। तो क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहो तो इसका रेशियो आप ले सकते थे। अब तो क्या ही रेशियो लेंगे, कटे पड़े हैं। तो डिवाइडेड बाई 5 + 3 + 2, 5 और 3 8 और 2 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब 10 सब में से कट रहा है तो काट देते हैं ऐसे ही, है ना। 5 × 5, 3 दूनी 6, 6 और 5 11, और 9 दूनी 18, 18 और 11 29% दूध आ जाएगा इन सबको मिलाओगे तो ओवरऑल मिक्सचर में। ठीक, तो कंपोजिशन को भी एवरेज की जगह यूज कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज को भी यूज कर सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन बढ़ गई, मेल की, फीमेल की, रुपए दे दिए अलग अलग ब्याज पर, आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट पर, लॉस पर, डिस्काउंट पर, हर एक जगह वो यूज कर सकते हैं और हर एक तरह के क्वेश्चन अपने एग्जाम में आए। ठीक है, तो इसलिए मैं बड़े ही प्यार से स्लोली बढ़ूंगा ताकि आपको सब कुछ समझ में आता रहे, आपको बार बार इस चैप्टर से डरना ना पड़े। सिंपल सी बात है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, एक बार तसल्ली से करेंगे खत्म कर देंगे। ठीक है जी, तो एक बार ये देखो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को सोल्व करो। आपको समझा देता हूँ कि 3 सेक्शन है, सेक्शन ए के अंदर इतने स्टूडेंट है, सेक्शन बी के अंदर इतने, सेक्शन सी के अंदर इतने। ठीक है, एवरेज वेट है सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का इतना, बी का इतना, सी का इतना, तो तीनों सेक्शंस का मिलाकर एवरेज वेट क्या होगा? ठीक है, 3 टैंक हैं, टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3, इसके अंदर 30 लीटर पानी है, या फिर 30 लीटर जो भी मिक्सर है वो है, इसके अंदर 20 लीटर है, इसके अंदर 50 लीटर है टोटल मिक्सर। पहले वाले मिक्सर में हम किस चीज़ की कंसंट्रेशन मान लें, कुछ भी एसिड की मान लो, एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, पहले वाले मिक्सर में एसिड 60% है, दूसरे वाले में 20%, तीसरे वाले में 45%। ठीक है, तो तीनों टैंक को अगर मैं इकट्ठा मिलाऊं तो कितना होएगा एसिड? 3 विलेज हैं, विलेज ए, विलेज बी, विलेज सी। पहले वाले विलेज की पॉपुलेशन 10,000, दूसरे वाले की 25,000, तीसरे वाले की 30,000। यहाँ पर क्या हुआ, विलेज ए की पॉपुलेशन 10% बढ़ गई किसी साल में। मान लो पिछले साल इनकी पॉपुलेशन ये थी, फिर विलेज ए की पॉपुलेशन बढ़ गई 10%, इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई 20%, इसकी बढ़ गई 30%। सर अगर कभी कभी घट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है, परसेंटेज इंक्रीमेंट नहीं है। अगर 20% घट जाएगी तो -20 लिख लेंगे, 1% भी फर्क नहीं आएगा कंसेप्ट में। तो अगर इन तीनों विलेजेस को मैं पॉपुलेशन को मिलाऊं, ओवरऑल कितने का परसेंटेज चेंज देखने को मिला? अगर इनमें इतना परसेंटेज चेंज आया है। तो तीनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश की जाए वीडियो को पॉज करके। उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज करके इनको किया होगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है जो नंबर को रिप्रेजेंट करती है। मुझे पता है, मैंने एक ही फॉर्मेट में लिख दी है, नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली एक जगह लिख दी, एवरेज वाली एक जगह लिख दी, फिर भी अपना दिमाग दौड़ाएंगे, आपको भी दौड़ाना है, ऐसे ही चीज़ें सीखी जाती हैं। कौन सी क्वांटिटी है जो एवरेज को रिप्रेजेंट करती है? वो साफ साफ दिख रही है, एवरेज वेट, यहाँ पर तो कोई डाउट ही नहीं है।
और नंबर को कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, साफ साफ दिख रही है, इसमें 85 स्टूडेंट, इसमें 51, इसमें 84। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। पर 84 थे क्या, शायद 68 था वहाँ पर, मिस टाइप हो गया हो तो ये 84 से भी जाएगा, लेकिन ताकि मैं आपको सिखा पाऊँ ना। और पीला रंग मेरे पास नहीं है क्या, कौन है पीला कलर, चलो जो भी है, यहाँ पर 68 है ताकि काट कूट पाए भाई। ये थोड़ी हम फालतू की कैलकुलेशन ही करते रहेंगे, ठीक है। अब करो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो भाई बिकॉज ये जो हैं ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि भैया कितने बंदे हैं 30 kg वेट वाले, तो इनका मैं रेशियो ले सकता हूँ 17 पंजे 85, 17 3 51, 17 चौके 68। मुझे इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए। सर नीचे वालों का रेशियो ले सकते हैं क्या, 10 से काट दूँ, नहीं काट सकते भाई, ये एवरेज वाली क्वांटिटी है, अगर काटोगे भी तो बाद में गुणा करना पड़ेगा, तो ये झंझट मोल मत लेना कभी भी, तो बिना वजह फालतू में यहाँ पे काट रहे हो, गलती कराओगे, ठीक है। तो एवरेज को जो रिप्रेजेंट कर रही है उसे मत काटो, जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है उसे काट सकते हो। तो 5 × 30, अब ओवरऑल निकाल रहे हैं, 5 × 30 150 प्लस 3 बंदे हो गए जिनका एवरेज वेट 40 है, तो टोटल वेट आ गया 120, 4 × 50 200 डिवाइडेड बाई टोटल कितने बंदे हैं जी, 5 और 3 8 और 4 12, खत्म कहानी, ठीक है। कितना आ जाएगा, 270, 470 है ना, 470/12, तो ये सोल्व तो होगा नहीं, जो भी है यही हो गया अपना उत्तर, ठीक है। फ्रैक्शन में बेशक से आया हो, यही हो गया, इससे करेंगे जी। नेक्स्ट, तो यहाँ पर एवरेज को कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है कंसंट्रेशन, कि भाई हर एक 100 यूनिट में से 60 यूनिट, एवरेज का मतलब क्या होता है, पर हेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स, तो पर 100 60 चीजें, 60 हिस्से एसिड के हैं, पर 100 20 हिस्से एसिड के हैं, पर 100 45 हिस्से एसिड के हैं ना। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि 60% वाला कितना है, 30 लीटर, क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वांटिटी को कितनी है चीज, ठीक है। तो इसको हम काट सकते हैं जी, 10 से मैंने काट दिया, तो 3 × 60 180 प्लस 2 × 20 40 प्लस 5 × 45 225 डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 और 5 10, ठीक है। तो ये क्या आएगा देख लेते हैं, ये आ गया भाई 220 425/10 445/10 सॉरी, तो 44.5% ओवरऑल एसिड आ जाएगा फाइनली जब हम इन मिक्सर्स को मिलाएंगे तो, ठीक है। क्लियर है, ठीक किया ना मैंने, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब, तो भाई पहले वाले विलेज के अंदर इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीमेंट हुआ हर 100 जो जनसंख्या थी उसके ऊपर 10 बढ़ गए, 10 बंदे, अब 100 की जगह 110 हो गए। यहाँ पर 20% का इंक्रीमेंट, यहाँ पर 30% का इंक्रीमेंट, और नंबर को रिप्रेजेंट करने वाली क्या क्वांटिटी है कि भैया यहाँ पर 10,000 बंदे, यहाँ पर 25,000, यहाँ पर 30,000, वो ये है, ठीक है। तो मैं 5 से काट रहा हूँ, 1000 वाला भी मैंने काट दिया, के भी 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 6 30, तो 2 × 10 20, 5 × 20 100, ओवरऑल ये चीज़ आएगी। देखो यहाँ पर ओवरऑल क्या आया, एवरेज वेट, अगर मैंने तीनों को मिलाया तो एवरेज वेट ये हो जाएगा, अगर मैंने तीनों को मिलाया तो एवरेज कंसंट्रेशन ये हो जाएगी, तो एवरेज वाली क्वांटिटी आ रही है आंसर में। अगर मैंने तीनों विलेजेस को मिलाकर एवरेज परसेंटेज चेंज कितना हुआ वो आएगा तीनों विलेजेस में, इसमें 10% हुआ, इसमें 20%, इसमें 30%, तो मैटर करता है कहाँ पर कितने बंदे हैं। ओवरऑल तीनों विलेजेस को मिलाकर देखूँ तो अच्छा इतने परसेंट का चेंज हुआ, और ये हमने परसेंटेज में भी किया है ये कंसेप्ट, है ना, वेटेड एवरेज का एक रूप, परसेंटेज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। इस वाले कंसेप्ट के अंदर A = B + C, इस वाले के अंदर हमने किया है परसेंटेज में, अगर आपको ध्यान हो, वेटेड एवरेज ही था वो, ठीक है। तो 5 × 20 6 × 30 180 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं, 2 और 5 7 और 6 13 13 13 13 जरूर,
200 एक 300/13 जो भी है, डजन मैटर, फ्रैक्शन में आ रहा है, बट हमें क्या, ठीक है, 300/13, दैट्स इट। क्लियर है? बेसिक समझ गए, यही है इसका बेसिक। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और मोस्टली उनमें से आसान आसान क्वेश्चन ही होंगे। धीरे धीरे बिल्कुल प्यार से लेवल को बढ़ाऊंगा, कन्फ्यूजन नहीं चाहता मैं 1% भी इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर पड़ा कन्फ्यूजन एक तो डर क्रिएट करता है और फिर पता नहीं काफ़ी टाइम तक रह जाता है बच्चों के दिमाग में। The average marks of all the students of class A are 60 and that of all the students of class B. क्लास ए के सारे स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो है जी 60 और क्लास बी के सारे स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स है वो है 50। ठीक है, अगर मैं इन दोनों क्लास को मिला दूंगा तो एवरेज कितनी हो जाएगी? कई बच्चे बोलेंगे 55, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई है क्या कि भाई साहब जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट है तब तक आप नहीं बता सकते। अगर दोनों की एवरेज इक्वल ही हो तो अलग बात है, तो वही आंसर आ जाएगा। उसने बताया है कि इनके अंदर जो स्टूडेंट्स है एटलीस्ट उनका रेशियो ही बता देता, टोटल नंबर नहीं बताया तो नहीं बताया उसने, रेशियो नहीं बता सकते, कैन नॉट से। आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना आगे से, अब ये करो। द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन ए क्लास, तो 16 बच्चे हैं, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनका एवरेज वेट है 51। तो एवरेज को कौन सी क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रही है? ये एवरेज वेट है ये। एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज, बाकी के 8 बच्चों का एवरेज वेट कितना है? दैट इज 48 kg। तो देखो ये नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसको मैं काट दे रहा हूँ, 8 एकम 8, सिर्फ रेशियो एनफ है, 8 दूनी 16। एवरेज वेट देखूँ 2 × 51 यानी कि 102, 1 × 48 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, 150/3 दैट इज 50। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ठीक, बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। The cost of the red, green and blue colors per kg is ₹20, 15 and ₹18 respectively. Rang Mahal is a renowned building, एक जानी मानी बिल्डिंग है रंग महल, इन विच दीज 3 कलर्स आर बीइंग यूज्ड इन दिस रेशियो, जिसके अंदर ये तीनों कलर रेड, ग्रीन एंड ब्लू इस रेशियो में यूज किए जा रहे हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द 3 कलर्स यूज्ड पर केजी। आपने ये नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा सटैक से क्वेश्चन करने लग गए, एक बार सीखेंगे तसल्ली से सीखेंगे, ऑफ कोर्स बार बार रिवाइज तो करेंगे लेकिन बेस तो अभी बन रहा है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस पहली बार जब कर रहे हो तो आपने एक नज़र मार रही है कि क्वांटिटी को कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन सा रंग कितना यूज हुआ, और कॉस्ट को ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। इस कलर की कॉस्ट क्या है? 20 रुपये पर केजी। ठीक है, 20 रुपये पर केजी वाला कितना रंग यूज हुआ? 3 हिस्से। 15 रुपये पर केजी वाला कितना यूज हुआ? 2 हिस्से। और 18 रुपये पर केजी वाला कितना यूज हुआ? 4 हिस्से। अगर ये 3 किलो है तो ये 2 किलो, तो ये 4 किलो। लेकिन हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए क्या? नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए किस रेशियो में है चीज़ें, अलग अलग एवरेज वाली, ओवरऑल एवरेज हम बता देते हैं, तो बस रेशियो हमें गिवन है। कैसे बताएंगे? 3 × 20 60। तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पर? यहाँ पर वो चीज़ मिलेगी जो यहाँ पर उसने बता रखी है, यहाँ पर उसने कॉस्ट बता रखी है कि इस कॉस्ट का इतना रंग, इस कॉस्ट का इतना रंग, इस कॉस्ट का इतना रंग, एवरेज कॉस्ट मिल जाएगी। तो ओवरऑल मिलाएंगे तो ये है जी एवरेज कॉस्ट। 3 हिस्सों की ये कॉस्ट है, 2 हिस्सों की ये कॉस्ट है, 4 हिस्सों की ये कॉस्ट है, सबको मिलाए तो 4 और 3 7 और 2 9 हिस्सों की ये कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट। तो 3 × 20 60, 2 × 50 30, 4 × 18 72, 3 और 2 5 और 4 9, टोटल 9 हिस्से हैं। पर हिस्से क्या कॉस्ट पड़ेगी अभी देख लेते हैं। ये 60 और 30 90 दिख रहा है, देखो मेरे को ये ऐसे काटने का इजी तरीका दिख रहा है। इन दोनों को मैं देख पा रहा हूँ कि ये 90 है, तो मैं 9 से काटूंगा तो ये 10 पर जाएगा, और इसको 9 से काटूंगा तो 8 पर जाएगा, 18 आ जाएगा। आप कैसे भी काट लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको कैलकुलेशन की भी छोटे मोटे टिप्स जैसे ही मुझे दिखेगी, जैसे ये चीज़ें याद थोड़ी कर सकता हूँ मैं, उस क्वेश्चन में ऐसे होगा, जैसे जैसे दिखेंगी मैं आपको बताता रहूँगा, जैसे मेरा कैलकुलेट करने का दिल करेगा ऐसे ही हम हज़ारों क्वेश्चन करेंगे तो आप कैलकुलेशन सीख जाओगे।
अरिथमेटिक और एडवांस मिलाकर 6000 प्लस ही क्वेश्चन बनते हैं, 6000 के करीब क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इतने 1000 क्वेश्चंस में हर तरह की कैलकुलेशन आप सीख जाओगे, एडवांस की भी, अरिथमेटिक की, अलजेब्रा की, ट्रिग्नोमेट्री की, प्रॉफिट लॉस की, सारी। 3 types of rice whose rates are ₹10, ₹15 और ₹20 are blended together to make a new blend of rice। तो 3 टाइप के राइस हैं, 10 रुपये वाले, 15 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, उनको आपस में मिला दिया गया है। और कितने कितने मिलाए हैं? ये 10 रुपये वाले हैं 39 kg, ये 26 kg, ये 65 kg। क्या हमें एक्चुअल में कितने मिलाए हैं ये चाहिए, या सिर्फ रेशियो से काम चल जाएगा? एक्चुअल क्वांटिटी नहीं चाहिए होती, सिर्फ रेशियो इज एनफ निकालने के लिए। 13 × 39, 13 दूनी 26, 13 × 5 = 65। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि बिकॉज ये तीनों कटने के लिए दे रखे हैं तो मुझे पता ही चल जाएगा कटने के लिए कौन से दे रखे हैं। कटने के लिए तो ये भी दे रखे हैं, 5 से कट रहे हैं सारे। तो आपको लॉजिक पर कंसंट्रेट करना है, क्वांटिटी को आप काट सकते हो, ठीक है। तो फिर से उसी तरीके से 3 × 10 30, मैं बता ही रहा था आपको, बेसिक क्वेश्चन करेंगे काफ़ी। 2 × 15 30, 5 × 20 100, डिवाइडेड बाई 3 और 2 5 और 5 10। 10 से मैं तीनों को काट रहा हूँ, 3 और 3 6 और 10 16, ठीक है, क्लियर है। ये बताओ अब की बार क्या आ गई? अब की बार आ गई कंसंट्रेशन। 2 मिक्सर्स कंटेनिंग मिल्क इन 30% एंड 75 कंसंट्रेशन आर मिक्सड इन दिस रेशियो। 2 मिक्सर हैं, वो इस रेशियो में मिला दिए गए। एक हिस्सा लिया गया उस मिक्सर का जिसके अंदर दूध 30% था, और 2 हिस्से लिए गए उस मिक्सर के जिसके अंदर दूध 75% था। तो ये किस क्वांटिटी में मिलाए गए? इस क्वांटिटी में मिलाए गए। अगर ये 1 किलो लिया गया तो ये वाला 2 किलो लिया गया, ठीक है। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है, और कंसंट्रेशन एवरेज को रिप्रेजेंट करती है। भैया कितना दूध है उन्होंने एवरेज, हर 100 में से 30, हर 100 में से 75, ठीक है। 1 × 30 30, 2 × 75 150, डिवाइडेड बाई 1 + 2 3। 3 से अगर आप इनको काटोगे, वैसे तो 180/3 60 दिख ही रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है भाई। ये देखता हूँ आप करोगे कि नहीं, एक बार ट्राई करो, प्यार से ट्राई करो। A drink of chocolate and milk contains 8% प्योर चॉकलेट बाई वॉल्यूम। एक ड्रिंक है चॉकलेट की और मिल्क की, उसके अंदर चॉकलेट कितनी है? 8% है। इफ 10 liters of pure milk are added to 50 liters of this drink, the percentage of chocolate in the new drink is। तो अब तक मैं आपको किस तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि भैया इस ग्रुप की ये एवरेज है, इस ग्रुप की ये एवरेज है, या फिर इस ग्रुप की ये कंसंट्रेशन है, इस ग्रुप की ये कंसंट्रेशन है, या फिर इस ग्रुप की ये कॉस्ट है, इस ग्रुप की ये कॉस्ट है। एक एवरेज को रिप्रेजेंट करती है, एक क्वांटिटी को। इस ग्रुप में इतने बंदे, इस ग्रुप में इतने बंदे। यहाँ पर भी ऐसे ही है, 2 मिक्सर हैं, इन दोनों ग्रुप को अगर मैं मिला दूं तो एवरेज क्या आएगी? यहाँ पर भी यही है, 2 चीज़ों को मिलाया गया है। तो मुझे बताएंगे कौन सी 2 चीज़ों को मिलाया गया है? इफ 10 liters ऑफ प्योर मिल्क, 10 लीटर प्योर मिल्क मिलाया गया है, ठीक है जी। और क्या मिलाया गया है? इफ 10 liters ऑफ प्योर मिल्क आर एडेड टू 50 liters ऑफ दिस ड्रिंक, 10 लीटर प्योर मिल्क 50 लीटर ड्रिंक के अंदर मिलाया गया है। कौन सी ड्रिंक के अंदर? ये जो चॉकलेट थी, ठीक है, ये जो चॉकलेट वाली ड्रिंक है इसके अंदर। तो फाइनली कितनी परसेंटेज होगी? कोई दिक्कत नहीं है। किस चीज़ की परसेंटेज? चॉकलेट की परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो आप बताओ इस 10 लीटर दूध के अंदर कितनी परसेंट चॉकलेट है? 50 लीटर ड्रिंक के अंदर, ये जो ड्रिंक है जहाँ पर पड़ी है, इसके अंदर कितनी चॉकलेट है? तो इस ड्रिंक के अंदर तो उसने बता रखी है, इस ड्रिंक के अंदर 8% चॉकलेट है। बताओ बता रखी है कि नहीं? आप बोलोगे जी हाँ। तो ये जो ड्रिंक है 50 लीटर, इसके अंदर चॉकलेट की कंसंट्रेशन उसने बता दी 8%। और जो आप दूध लेकर आते हो दुकान से, उसके अंदर चॉकलेट कितनी होती है? इतनी नहीं होती। दूध तो दूध है, दूध के अंदर चॉकलेट थोड़ी होगी। तो ये जो मिल्क मिलाया गया है, इसके अंदर 0% कंसंट्रेशन है। इसके अंदर कोई मिक्सचर थोड़ी मिलाया है, दूध मिलाया है। दूध पानी जो भी मिलाएगा तो वो 100% प्योर हो गया। और उसने खुद भी बोला है प्योर मिल्क। इस मिल्क के अंदर 0% चॉकलेट है, इस ड्रिंक के अंदर 8% चॉकलेट है, ठीक है।
क्या मुझे एग्जैक्टली 0% कंसंट्रेशन वाला कितना दूध था जी 10 लीटर था। 8% कंसंट्रेशन वाला कितना दूध था जी 50 लीटर था। क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए कितना था? नहीं सर, रेशियो से काम चल सकता है। 0% वाला 1 मिलाया तो 8% वाला 5 मिलाया, तो बताओ इन दोनों को मिलाने के बाद ओवरऑल परसेंटेज कितनी होगी? 1 इंटू 0 0, 5 इंटू 8 40 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 5 6, 40 बाई 6 20 बाई 3, यानी कि 6 6 36, 6 2/3 परसेंटेज। और यहां पर आपको एक और बात बता दूं, पहले वाली ड्रिंक के अंदर 0% क्या है? 0% चॉकलेट। दूसरे वाले ड्रिंक के अंदर 8% क्या है? 8% चॉकलेट। एक हिस्सा 0% चॉकलेट वाले ड्रिंक का, 5 हिस्से 8% चॉकलेट वाले ड्रिंक के। अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो ओवरऑल चॉकलेट कितनी है? इतने % आ जाएगी। मैं यहाँ पर दूध भी निकाल सकता हूँ। कैसे? दोनों जगह दूध लिख दूंगा। दूध निकालने के 2 तरीके हैं। ओवरऑल इन दोनों को मिलाकर इतनी चॉकलेट आ गई, तो दूध कितना होएगा फाइनली? दूध होएगा 100 माइनस 62/3। भाई फाइनली इन दोनों का जब मिक्सर मिलाया तो उसके अंदर चॉकलेट इतने % आई, तो बाकी तो दूध है ना, दूध के अंदर चॉकलेट मिली हुई है। तो अगर चॉकलेट इतनी है उस फाइनली मिक्सर में, तो दूध कितना होगा? 100 माइनस 62/3। अच्छा, दूध, या फिर आप क्या करो, आप यहाँ पर चॉकलेट की परसेंटेज की बजाय दूध की परसेंटेज लिख लो, फिर डायरेक्टली दूध आ जाएगा। लोकल को वो दूध पूछ ले, तो जो 10 लीटर आपने मिल्क मिलाया, इसके अंदर मिल्क कितना? आप बोलोगे सर 100%, पूरा का पूरा मिल्क पड़ा है ये तो। और जो ये ड्रिंक है इसके अंदर चॉकलेट 8% है, तो बाकी का 92% दूध है, तो ये 92%। मैं ये नहीं बोल रहा हम ऐसे निकालेंगे, हम बड़ी वैल्यू से क्यों निकालेंगे? 0 और 8 कितनी छोटी और प्यारी वैल्यू है, उनसे निकालेंगे, बट हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब की बार कैलकुलेट करोगे तो फाइनली दूध आएगा। ठीक, ये बताओ। The ratio of number of boys and girls in a school is 3:2. 20% of the boys and 30% of the girls are scholarship holders. Boys कितने हैं भाई? बॉयज़ अगर 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं, और इन बॉयज़ में से 20%, तो ये एक हिसाब से कंसंट्रेशन वाला ही मामला हो गया ना। किसी मिक्सर के अंदर 20% दूध है, तो यहाँ पर ये बॉयज़ खड़े हैं। किसी मिक्सर के अंदर 20% दूध है, यहाँ पर ये बॉयज़ खड़े हैं, उनमें से 20% स्कॉलरशिप होल्डर हैं, बाकी के 80% नॉन स्कॉलरशिप होल्डर हैं। 20% को स्कॉलरशिप मिल रही है, बाकियों को नहीं मिल रही। वैसे कंसंट्रेशन वाली चीज़ होगी। और बॉयज़ 3 हैं तो गर्ल्स 2 हैं, और कितने % गर्ल्स हैं जो स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं? 30%। तो ये क्या है? ये हैं स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो फाइनली अगर आप यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही करोगे तो फाइनली इन दोनों को ओवरऑल मिलाएं, बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर, यानी कि पूरे स्कूल के अंदर अगर हम देखें, स्कूल की बात चल रही है क्या? चलो जो भी है, सारे स्टूडेंट्स को अगर हम मिलाकर देखें तो फाइनली स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने % है वो आ जाएगा। 3 इंटू 20 60 प्लस 2 इंटू 30 60 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5, 120/5 24। 24% क्या है? 24% ओवरऑल स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। उसने क्या पूछा है? फाइंड व्हाट % ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। अगर बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर सारे स्टूडेंट्स के अंदर हमने स्कॉलरशिप होल्डर्स 24% निकाले हैं, तो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स कितने हो जाएंगे? तो स्कॉलरशिप होल्डर्स एक तो ऐसे निकाल सकते हो, या फिर कैसे निकाल सकते हो? यहाँ पर जो आपने स्कॉलरशिप होल्डर्स लिखे हैं, इनके नॉन स्कॉलरशिप होल्डर मान लो निकालने हो, तो आप क्या करो, यहाँ पर नॉन स्कॉलरशिप होल्डर लिख दो। तो फाइनली जो उत्तर आएगा वो नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स का आएगा। बॉयज़ के अंदर 20% स्कॉलरशिप होल्डर हैं, तो बाकी के 80% नॉन स्कॉलरशिप होल्डर हैं, बाकी के 80% के पास स्कॉलरशिप नहीं है। गर्ल्स के अंदर 30% के पास स्कॉलरशिप है, तो 70% के पास नहीं है। तो सर क्या नॉन स्कॉलरशिप होल्डर पूछेगा तो ऐसे बताएंगे? नहीं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी निकाल लो, वो चीज़ पूछे तो वही टिक कर दो, वो चीज़ नहीं पूछी 100 में से घटा के दो, बता दो दूसरी, सिंपल सी बात है।
तो ऐसे भी करेंगे तो 3 इंटू 80 240, 2 इंटू 70 140 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5। अब ये जो भी आएगा ये नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स की परसेंटेज आएगी, तो हो गया 380/5 76। यही निकाली थी हमने, है ना? ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 25,000, 1/5 आर फीमेल्स एंड द रेस्ट आर मेल्स। ठीक है, 1/5 फीमेल है, तो यहाँ पर उसने फीमेल और मेल का रेशो बता दिया। फीमेल कितने हैं? 1/5, 5 में से 1, तो 5 में से 1 फीमेल है तो बाकी के 4 मेल हैं। टोटल 5 बंदे हैं तो 1 फीमेल, बाकी के 4 मेल। तो फीमेल और मेल का रेशो बता दिया। तो अब क्या हमें एग्जैक्टली कितनी फीमेल है, एग्जैक्टली कितने मेल हैं ये चाहिए? नहीं चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। 5% ऑफ द मेल्स एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। तो ये अनएजुकेटेड है, ये बात ध्यान रखना आप क्या लिख रहे हो। 5% ऑफ द मेल्स एंड 40% ऑफ द फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। तो अब यहाँ पर वेटेड एवरेज निकालोगे तो ओवरऑल एवरेज निकलेगी पूरी जनसंख्या में अनएजुकेटेड की। अब वो अनएजुकेटेड पूछ रहा है एजुकेटेड, उसके हिसाब से फिर आंसर मार्क करें। ठीक है, तो अनएजुकेटेड निकलेंगे 1 इंटू 40 40, 4 इंटू 5 20 डिवाइडेड बाई 1 + 4 5, ये आएगा 60/5 यानी कि 12% अनएजुकेटेड हैं। तो एजुकेटेड कितने हो जाएंगे भाई साहब? 100 - 12। ठीक है जी, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ये हो रहा है ना ऐसे? ये बताओ। Alloy A contains metal X and Y only in the ratio 5:2 and alloy B contains these metal in this ratio. Alloy C is prepared by mixing A and B in the ratio. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल पहली बार देख रहे हैं तो स्टार्टिंग में थोड़े से कंफ्यूज करते हैं, अदरवाइज ये कुछ भी नहीं है। देखते हैं, बड़े ही प्यार से देखेंगे। अलॉय ए के अंदर मेटल एक्स और वाई हैं। एक्स अलॉय ए के अंदर एक्स और वाई का क्या रेशियो है? अलॉय ए के अंदर है भाई साहब 5:2, यानी कि 7 हिस्सों में से 5 हिस्से एक्स है, 2 हिस्से वाई का है। जैसे बॉयज़ और गर्ल्स होते हैं, जैसे स्कॉलरशिप होल्डर्स एंड नॉन स्कॉलरशिप होल्डर्स होते हैं। भैया बॉयज़ में से इतने स्कॉलरशिप होल्डर हैं, इतने नॉन स्कॉलरशिप होल्डर हैं, इतने ये हैं। गर्ल्स में से स्कॉलरशिप होल्डर, इतने नॉन स्कॉलरशिप होल्डर, ऐसे। अलॉय बी के अंदर 3:4 है एक्स और वाई का रेशियो। ठीक है, अगर मैं अलॉय ए और अलॉय बी को 4:5 रेशियो में मिलाऊं तो आपको बताना है कि मेटल एक्स कितना मिलेगा। अलॉय सी बनाई गई है बाय मिक्सिंग ए एंड बी। इस अलॉय ए और अलॉय बी को मिलाकर अलॉय सी बनाई गई है। ए और बी को किस रेशियो में मिलाया है? 4:5 में। ए और बी को किस रेशियो में मिलाया है? 4:5 में। तो परसेंटेज ऑफ मेटल एक्स इन अलॉय सी। तो देखो ध्यान से, हमें क्या देखना होता है? ए और बी को 4:5 में मिलाया है, क्लियर? अलॉय ए की कितनी क्वांटिटी मिलाई? 4। अलॉय बी की कितनी क्वांटिटी मिलाई? 5। तो हम ऐसे देखते हैं ना, ऊपर लिखा होता है क्वांटिटी, नीचे लिखा होता है जी एवरेज। एवरेज बोल दो या फिर कंपोजिशन बोल दो, है कंसंट्रेशन बोल दो, कितने परसेंट चीज़ क्या है, कितने परसेंट स्कॉलरशिप होल्डर हैं, इन दोनों की हम गुणा करते हैं। तो क्वांटिटी तो मुझे पता चल गई, मुझे एग्जैक्टली क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वांटिटी का तो रेशियो भी चल जाएगा। तो क्वांटिटी तो मुझे पता चल गई कि अलॉय ए अगर 4 यूनिट मिलानी है तो अलॉय बी 5 यूनिट मिलानी है। ये सिंपल सी बात है। अलॉय ए के अंदर दूध कितना है, पानी कितना है, कंसंट्रेशन रहती है, कंसंट्रेशन। तो ये किस चीज़ के बारे में पूछ रहा है? ये पूछ रहा है एक्स के बारे में। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो। अगर मैं आपको ये बता देता कि अलॉय ए के अंदर एक्स जो है वो है 40%, अलॉय बी के अंदर जो है वो है 60%, और इनको मिलाया गया है 4:5 रेशियो में, तो बताओ फाइनली एक्स कितना आएगा? तो आप बता देते 4 × 40
5 × 60 डिवाइडेड बाई 4 + 5 9। एग्जैक्टली सेम काम अभी है। मैं आपको ये बता दूं अलॉय ए के अंदर x 40% है, ये तो मैंने परसेंटेज में बता दिया, या मैं फ्रैक्शन में बता दूं कि 2/5 x है, 40% 2/5 होता है। मैं बता दूं अलॉय बी के अंदर x 60% है, फ्रैक्शन में बता दूं, तो यहाँ पर उसने फ्रैक्शन में बता रखा है। परसेंटेज के साथ कैलकुलेट करोगे तो उत्तर परसेंटेज में आ जाएगा, फ्रैक्शन के साथ कैलकुलेट करोगे तो उत्तर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर हमें जो चीज़ बताई गई है वो फ्रैक्शन बताई गई है, तो उत्तर भी फ्रैक्शन में आएगा कि x फ्रैक्शन में कितना है। तो देखो अलॉय ए की अगर 4 यूनिट मिलाई गई तो अलॉय बी की 5 यूनिट मिलाई गई है। 4 यूनिट ये जो मिलाई गई है अलॉय ए की, अलॉय ए में x कितना है, मैं बोलूँगा x है अलॉय ए के अंदर 5/7, 7 में से 5। फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है। अलॉय बी की 5 यूनिट मिलाई गई हैं। अलॉय बी के अंदर x कितना है, इसके अंदर x है भाई 3/7, टोटल 7 में से 3, डिवाइडेड बाई 4 हिस्से अलॉय ए के मिलाए जिसमें 5/7 है x की कंसंट्रेशन, 5 हिस्से बी के मिलाए तो टोटल 4 और 5 9, 9 से डिवाइड करेंगे, ऐसे ही डिवाइड करते हैं 4 और 5 9, बस ये आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। 4 5 20/7, 5 3 15/7, 15 और 20 35/7, तो ये आ जाएगा 35/7 और नीचे एक 9 तो है ही, तो 7/5, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जिस चीज़ की आप एवरेज निकाल, जो चीज़ यहाँ पर लिखी है एवरेज वाली क्वांटिटी कि अनएजुकेटेड कितने हैं 40%, अनएजुकेटेड कितने हैं 5%, फाइनली वही आ जाएगा कि इनको मिलाने के बाद अनएजुकेटेड कितने होंगे 12%। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, x कितना है 5/7, x कितना है इसके अंदर 3/7 है, तो मिलाने के बाद आ जाएगा ओवरऑल में x कितना है 5/9, यानी कि टोटल अलॉय के अंदर 5 यूनिट हैं x के, और ये y को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है x + y। अलॉय के अंदर 2 मेटल है ना, टोटल 9 में से 5 यूनिट x के हैं, तो y के कितने यूनिट होंगे, 9 में से 5 के 4, अगर वो आपसे पूछे तो। लेकिन यहाँ पर उसने क्या पूछा है, यहाँ पर उसने पूछा है कि मिश्र धातु C में x का प्रतिशत, तो 9 में से 5 यूनिट x के हैं, तो नीचे 9 है तो 11 का टेबल चलता है, 11 5 55.59, 55.5/9%, ऑप्शन डी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, ठीक है। मैं साथ के साथ आपको एक और तरीका बताता चलूँगा, तरीका तो एक तीसरा भी है लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊँगा जब हम प्रैक्टिस मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, तब और ज़्यादा हम मैच्योर तरीक़ों से इनको कर रहे होंगे, और ज़्यादा बढ़िया तरीक़ों से कर रहे होंगे। अभी शुरुआत है तो मैं बिल्कुल भी बर्डन नहीं डालना चाहता। एक और तरीका बता देता हूँ, जब भी आप एक और काम कर सकते हैं, बिकॉज मुझे अलॉय ए और अलॉय बी को 4:5 रेशियो में मिलाना है, अलॉय ए के 4 पार्ट और अलॉय बी के 5 पार्ट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल सेम कर लूँ। ये एग्जैक्टली अपने एग्जाम का क्वेश्चन है 2019 Tier 2 का CCL का। कभी कभी टोटल सेम भी आ जाता है, तो टोटल सेम आ जाए तो हमें सेम करना नहीं होता, जैसे 5 और 2 7, 3 और 4 7। सर अगर सेम नहीं आया तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर ऐसे आ गया 5:2 और यहाँ पर ऐसे आ गया 3:1, यहाँ पर टोटल क्या है 4, यहाँ पर क्या है 7, तो इसको 7 गुना कर दो, इसको 4 गुना कर दो, देखो टोटल पूरा हो जाएगा। 5 और 2 7 टोटल है, 7 चौके 28 यहाँ पर हो जाएगा, 3 और 1 4 7 28 यहाँ पर हो जाएगा। आगे हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें ऐसे करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ 2 तरीके बता के चलूँगा, बाकी प्रैक्टिस के अंदर और भी तरीके सीखेंगे, ठीक है। देखो तो टोटल तो ऑलरेडी सेम है, तो एक बार जब टोटल सेम हो जाए ना भाई, एक बार जब टोटल सेम हो जाए, ये x है और ये y है, तो मुझे a के 4 हिस्से लेने हैं और b के 5 हिस्से, यही है ना, हाँ यही है। तो टोटल सेम करने के बाद मैं ऊपर वाले को 4 गुना करूंगा, इसके 4 हिस्से लेने थे, इसके 5 हिस्से। मैं टोटल सेम इसीलिए कर रहा था ताकि इसके अगर मैं 4 हिस्से लूँ तो इसके मैं 5 हिस्से ले पाऊँ। देखो टोटल ये कितनी हो गई 7 यूनिट हो गई, तो 4 × 7 28, अलॉय ए की मैंने 28 यूनिट ली है, ठीक है, या फिर 28 भी रहने दो। अलॉय ए की मैंने 4 × 7 इतनी यूनिट ली हैं,
4 × 7, इसकी ली है 5 × 7, 7 से 7 कट गया, 4:5 रेशियो में ही है, 4:5 रेशियो। हो सकता है ना समझ में आया हो, एक बार फिर से बताता हूँ, देखो टेंशन नहीं लेनी। मुझे करना क्या है, मुझे ये करना है कि अलॉय ए और अलॉय बी को 4:5 रेशियो में मिलाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने अलॉय ए का टोटल वजन यहाँ पर 7 यूनिट, यहाँ पर 7 यूनिट बराबर कर लिया। तो मान लो अलॉय ए 7 किलो है, 7 किलो में से 5 किलो ये है, 2 किलो ये है, तो इसको अगर मैं 4 गुना करूँगा, बिकॉज ये सिर्फ रेशियो है ना भाई, रेशियो को तो मैं कितने भी गुना कर सकता हूँ। तो अलॉय ए 5 और 2 7 × 4, 5 और 2 7, 7 किलो है ना, × 4 28 किलो हो गई अलॉय ए। ये 4 और 3 7 है, अगर मैं इसको 5 गुना करके ऐसे करूँगा तो ये 35 किलो हो गई। अलॉय ए 28 किलो ली मैंने, अलॉय बी 35 किलो ली। तो ये 4:5 रेशियो में क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने इनको सेम कर लिया टोटल को। तो टोटल को सेम करने के बाद अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा कम ही समझ में आता है जब तक मैं प्रैक्टिकली दिखाना दूं। इनका टोटल सेम करने के बाद आप सिर्फ क्या करो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 = 20, 4 दूनी 8। ठीक, पहले इनका टोटल सेम करना है, फिर रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20। इसको ऐड कर दो, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा फाइनली। ये कितना है जी, 35। ये कितना है भाई, 28। 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28। फाइनल अलॉय के अंदर 5 यूनिट एक्स के होंगे और 4 यूनिट वाई के होंगे, और टोटल कितने हो गए, 5 और 4 9 यूनिट। तो एक्स कितना हो गया, 5/9। 5/9 ये आया था ना। तो सर यही मेथड कर लेते, नहीं दोनों मेथड की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, एग्जाम नहीं निकलेगा नहीं तो। ठीक है, जो ज़रूरी है वही मैं बताता हूँ। आंसर मार्क कर दिया था जी हाँ, ये बताओ। There are 3 containers of equal capacity. The ratio of sulfuric acid to water in the first container is 3:2, and that in the second container is 7:3, and that in the third container is 11:4. तो क्या बताया इन्होंने, सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो बता दिया, 3 कंटेनर हैं। ठीक है, इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर देन द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द मिक्सर विल बी। दोनों तरीके से बताऊंगा है, ठीक है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, चाहे कोई लेंदी हो कोई छोटा हो, अंडरस्टैंडिंग दोनों की ज़रूरी है। तो देख लो अब ध्यान से। ठीक है, तो इसने ये बताया है क्या, इसने क्या बताया, 3 कंटेनर है, इसने ये बताया है कि किस रेशियो में मिलाना है। या क्वांटिटी, पहला कंटेनर कितना, दूसरा कितना, तीसरा कितना, रेशियो तो इसने बता दिया कि इसमें इतना सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें इतना वाटर, इतना सल्फ्यूरिक एसिड इतना वाटर। ठीक है, क्वांटिटी इसने बता रखा है 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तीनों बराबर हैं, यानी कि ये जो मिलाया है, ये जो मिलाया है, ये जो मिलाया है, ये बराबर बराबर मिलाए हैं। 3:2 रेशियो वाला जो कंटेनर है वो 7:3 वाला जो कंटेनर है जिसके अंदर 7:3 कंसंट्रेशन है, जिसके अंदर 11:4 कंसंट्रेशन है, ये तीनों बराबर मात्रा में मिलाए गए हैं। तीनों कंटेनर्स का साइज सेम है। क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मिलाए, बराबर मात्रा में मिलाए। किस रेशियो में मिलाए, 1:1:1 बराबर मात्रा में मिलाए। ठीक है, 3 कंटेनर हैं, तीनों की क्वांटिटी सेम है और तीनों कंटेनर को मिलाया, इनके अंदर अलग अलग कंसंट्रेशन है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर की। ठीक है, फाइनली मुझे क्या बताना है, इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर देन द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर। तो सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर का रेशियो बताना है। देखो, आप सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर में से एक चीज चूज कर लो, मैं फाइनली ये बता दूंगा कि सल्फ्यूरिक एसिड इतना है या वाटर इतना। तो एक बार सल्फ्यूरिक एसिड बताएंगे, एक बार वाटर बताएंगे। तो तीनों कंटेनर को किस रेशियो में मिलाया, 1:1:1। तो पहले वाले के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कितना है, आप बोलोगे सर सल्फ्यूरिक एसिड 3 है तो वाटर 2 है, तो मैं पूछ रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड कितना है टोटल में से, आप बोलोगे सर 3/5 है। 3 + 2 5, 5 में से 3 है। दूसरे वाले के अंदर 7 और 3 10, 7/10 है सर सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरे वाले के अंदर सर 11/15 है। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन को। परसेंटेज में बोल लो या फ्रैक्शन में बोल लो, कंसंट्रेशन। तो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आधा सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर मैं आपको ये बोलूँ 50% सल्फ्यूरिक एसिड है, बात तो सेम ही है। यहाँ पर ये फ्रैक्शन में आ गया। अगर आप बोल रहे हो मैं तो परसेंटेज में करूँगा, तो सबको 100 से गुणा करके कर लो, परसेंटेज में उत्तर आ जाएगा।
लेकिन वो लेंदी पड़ेगा। तो परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों हैंडल करनी आनी चाहिए, दोनों सेम ही चीज़ है। अगर यहाँ पर सारी परसेंटेज होंगी तो परसेंटेज में उत्तर आ जाएगा, सारी फ्रैक्शन होंगी तो फ्रैक्शन में उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अब मैं यूज़ कर दूँ इनको, तो देखो जी 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, तो 1 से तो गुणा करने का कोई वो है ही नहीं, वही 1 से गुणा करने पे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 3। तो जब बराबर मात्रा में चीज़ें मिलाई जाए ना तो सिंपली उनकी एवरेज भी निकाल सकते हो। देखो दिस प्लस दिस बाई 3 आ गया, तो सिंपली एवरेज भी निकाल सकते हो। जब क्लास ए और क्लास बी के अंदर स्टूडेंट सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें 20 इसमें 20, इसकी कुछ एवरेज है इसकी कुछ एवरेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, तो सिंपली उनकी एवरेज निकाल दो। ठीक है, तो करें जी सोल्व। तो ऊपर क्या होएगा, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा भाई 30 है ना, 5 छिक्के 30, 6 3 18, मैं अलग से जोड़ रहा हूँ, 10 3 30, 3 7 21, 15 दूनी 30, 2 11 22। और ये मैं बहुत ही प्यार से आपको बता रहा हूँ, बहुत ही मंदा मंदा, ताकि किसी को डाउट ना आए, मैं स्पीड में बताना नहीं चाहता। ये हो जाएगा जी 40 और 61, 61, 61 बाई 30 और नीचे क्या है 3, तो यह हो गया 61 बाई 90। अब ये क्या आया है ये भी आपको बताना चाहिए, ये वही आएगा जो यहाँ पर आपने इसको खिलाया है। ये जो वेटेड एवरेज की मशीन है ये वही उगलेगी जो आप यहाँ पर खिलाओगे। कि तीनों को मिलाकर ये जो हम मुझे खिलाया है, तीनों को मिलाने पर उसकी एवरेज वैल्यू ये हो जाती है। तो आपने इसको खिलाया कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना, तो ये भी आपको उगल के देगी सल्फ्यूरिक एसिड कितना। तो सल्फ्यूरिक एसिड इन तीनों को मिलाने पर 61 बाई 90 हो जाएगा। तो 61 अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो बाकी का वाटर कितना हो जाएगा, 90 में से 61 सल्फ्यूरिक एसिड है तो 90 में से इसको घटाओ 29, तो वाटर हो जाएगा जी 90 माइनस 61 29। इन्होंने पूछा है सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का रेशियो, ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर। अब की बार मैंने यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड फीड किया तो मुझे सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। वाटर फीड करके देखें, भाई 3 कंटेनर हैं, 1:1:1। पहले वाले के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, बेशक से फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में वाटर कितना है ये आ जाएगा। वाटर है भाई 2/5। अब की बार मैं वाटर लिख रहा हूँ, ध्यान दे दीजिएगा, 3 और 2 5, 5 में से 2 है पानी, 7 और 3 10 में से 3 है पानी, यानी कि 3 आउट ऑफ 10, 15 में से 4 है पानी। तो सर एग्जाम में हम क्या करेंगे, एग्जाम में जिसकी वैल्यू छोटी निकले वो निकाल लिया करो, जिसकी आपको छोटी लगे। 4 3 और 2 छोटे हैं, 3 7 और 11 से, 2 बड़ी हो 1 छोटी हो, इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधे निकाल लो और आगे बढ़ो। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1, यानी कि इन सब की एवरेज 2/5। तो मैं क्या करूँ, मैं सीधी एवरेज ही निकाल लूँ, क्यों इतना टंटा करना। इन सब का एलसीएम ले रहा हूँ मैं 30, 5 छिक्के 30, 6 दूनी 12, ठीक है, 10 3 30, 3 3 9, 15 2 4 दूनी 8, तो 20 और 9 29, 29/30 बटे में 1 + 1 + 1, वही काम किया है मैंने। ठीक है, तो ये आ गया 29/90। अब की बार मुझे क्या मिला, मुझे मिलेगा जी वाटर, ये वाटर है। 90 में से 29, आपने फीड क्या किया था, 5 में से 2 वाटर है, 10 में से 3 वाटर है, 15 में से 4 वाटर है। अब यहाँ पर कई बच्चों को डाउट आएगा, अच्छा 5 में से 2 वाटर है तो मुझे मिल रहा है 90 में से 29 वाटर है, तो क्यों ना मैं वाटर बटे सल्फ्यूरिक एसिड फीड कर दूं, तो मुझे वाटर बटे सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। नहीं मिलेगा, ये ऐसे काम ही नहीं करता। यहाँ पर आपको फीड करनी होती है कि चीज़ कितनी है, वाटर बटे सल्फ्यूरिक एसिड, वो फिर क्या निकलेगा, वो कुछ सेंस ही नहीं बनाता। सल्फ्यूरिक एसिड कितना है तो ये बताएगा सल्फ्यूरिक एसिड इतना है, वाटर इतना है तो ये बताएगा वाटर इतना है। ये नहीं है कि कुछ भी फीड कर दोगे तो फिर कुछ भी आएगा, उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो 90 में से 29 वाटर है, तो 90 माइनस 29 61 सल्फ्यूरिक एसिड। ये हो गया रेशियो सल्फ्यूरिक एसिड इज टू वाटर। ये मैंने एक ही तरीका बताया, इसके अंदर आप कुछ भी फीड कर लो वही निकला है, किसी भी एक चीज़ की कंसंट्रेशन। अब करते हैं जी दूसरा तरीका। दूसरा तरीका कैसे कि भाई मैंने आपको बताया कि नेट क्वांटिटी को सेम कर दो बस, और उसके बाद जिस रेशियो में मिलाना है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, रेशियो आया पड़ा है सीधा।
तो यहाँ पर नेट क्या है, यहाँ पर है 3 और 2 5, तो इनको एक बार लिख लिया करो नेट को। यहाँ पर है 7 और 3 10, और यहाँ पर है 11 और 4 15। और अब आपको देखना है इन सबको मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि सब सेम हो जाए। 30 बना सकता हूँ, इन तीनों का एलसीएम क्या है 30। ऊपर वाले को अगर मैं 6 से गुणा करूँ तो 30 बन जाएगा, तो उसको 6 से गुणा करो। 6 3 18, 6 दूनी 12, ये क्या बन गया टोटल सम 30। इसको मैं 3 से गुणा करूंगा, 30 बन जाएगा। 3 7 21, 3 3 9, ठीक। इसको मैं गुणा करूंगा जी 2 से, तो ये हो जाएगा 22:8। अब मुझे किस रेशियो में मिलाना है, अब मुझे मिलाना है 1:1:1। तो मैं इनको 1 गुणा ये, 1 गुणा ये, 1 गुणा ये, ऐसे करके यहाँ पर लिखूंगा। लेकिन 1 से गुणा करना है तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, यही आएंगे तो मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। बात समझ में आ रही है? तीनों कंटेनर की कैपेसिटी का क्या रेशियो है 1:1:1, इस रेशियो में मिलाया है। तो एग्जैक्टली अगर वो आपको ये बोलता 1:2:3 रेशियो में मिलाना है तो क्या करते आप, तो ये करते, ये बता देता हूँ तब समझ में आएगा। तो आप इसको 1 से गुणा करके यहाँ पर लिखते, मान लो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको 2 से गुणा करके लिखते, इसको 3 से गुणा करके लिखते, और इनको जोड़ देते। पहले क्या लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड, बाद में क्या लिखा वाटर, डायरेक्टली इनका रेशियो आ जाता। लेकिन उसने 1:1:1 कर रखा है भाई साहब ने, तो क्या हमें किसी चीज़ से गुणा करने की जरूरत है? 1 से गुणा करने पर सेम ही आएंगे, तो क्यों करें हम? अब तक हमें पागल कुत्ते ने काटा नहीं है तो उससे पहले नहीं करेंगे, काटने के बाद करेंगे ऐसे गंदी हरकतें। ठीक है, तो 12 और 8 20 और 9 29, ये हो गया जी 40 और 20 61। ये डायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर आ गया। तो फिर यही बता देते हैं क्यों दिमाग खराब कर दिया, दोनों जरूरी है। क्लियर है भाई? एक आधी जगह ऐसी होंगी जहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। समझ में आ गई भाई बात? क्लियर है? पहले क्वांटिटी को करेंगे सेम, उसके बाद रेशियो के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। फाइनली आपको उन दो चीज़ों का ही मिल जाएगा। ये बताओ, दोनों तरीकों से करेंगे। 3 कंटेनर्स ए बी एंड सी आर हैविंग मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन दिस रेशियो। मिल्क और वाटर का मिक्सचर इस रेशियो में है, ठीक है जी। इफ द कैपेसिटीज ऑफ द कंटेनर आर इन द रेशियो दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इफ मिक्सचर ऑफ ऑल 3 कंटेनर्स आर मिक्सड। अब की बार कैपेसिटी का क्या रेशियो है? 3:7:5। पहले वाले में 30 लीटर है तो दूसरे में 70 लीटर, तीसरे वाले में 50 लीटर। कैपेसिटी का रेशियो बता दिया, हमें वही चाहिए किस रेशियो में चीज़ें मिलाई गई है, एग्जैक्ट नहीं चाहिए हमें। हाँ जी, पहले वाले के अंदर मिल्क और वाटर क्या है इस रेशियो में, दूसरे वाले के अंदर इस रेशियो में, तीसरे वाले के अंदर इस रेशियो में। तो सबसे पहले तो उसी वे से बता दूं जो मैंने यहाँ पर बताया है ना, उसी वे से करते हैं। फिर अपना कन्वेंशनल वे भी करेंगे, वेटेड एवरेज वाला मेथड भी करेंगे, वो वाला मल्टीप्लाई वाला, दोनों से करेंगे भाई। और आपने मकरा नहीं मारना कि बीच में वो वाला मेथड स्किप करके चले जाओ, ठीक है? अगर नौकरी स्किप करना चाह रहे हो तो फिर आप कर सकते हो। तो देखो भाई, सबसे पहले इनकी कैपेसिटीज को सेम करूंगा। 5 और 1 6, यहाँ पर टोटल सम है जी 6, 4 और 3 7, यहाँ पर है जी 7, 7 और 5 12। तो मैं इन तीनों को देखो, 6 और 12 ये तो सेम ही है, एलसीएम जस्ट मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। 6 को हटा दो, देखो 6 12 के अंदर है, 12 7 84, 84 आएगा एलसीएम। तो ये देखो 14 6 84, और ये क्या हो जाएगा 12 7 12 7। पहले वाले को 14 से मल्टीप्लाई करूंगा, 14 एकम 14, 14 पंजे 70। दूसरे वाले को 12 से करूंगा, जिनका सम 7 है उसको 12 से, ताकि टोटल सेम आ जाए। 12 3 36, 12 चुके 48। ठीक, ये एक ही स्टेप है, इनको एक और स्टेप में लेना है बिकॉज इस रेशियो में मिलाना है ना। अगले वाले को 7 से गुणा करूंगा। तो और वैसे हम एक और काम कर सकते थे, ऐसे ही कर लो, 2 स्टेप में ही कर लो, ठीक है। 7 से गुणा करूंगा, 7 7 49, 7 5 35, ठीक है। अब भाई मैंने सेम कर दिए, एक ही काम किया है सेम। अभी रेशियो का ध्यान नहीं रखना, नहीं रखा है। अभी मैं इसको 3 गुना करूंगा, इसको 7 गुना करूंगा, इनको 5 गुना करूँ, करो इनको 3 गुना। 3 इंटू 14 42। 2 रंग के पेन लेके जाना, फिर ये दूसरे रंग से करना। 3 इंटू 14 42 = 210। 7 से सच के 42, मैं यार बोलना नहीं चाह रहा, एक बार ऐसे ही कर रहा हूँ।
मैंने इनको इक्वल कर दिया था, जी हाँ सर। मैंने रेशियो का ध्यान रख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, जी हाँ सर। अब आपका उत्तर आने वाला है। ठीक है, 6 और 5, ठीक है। इसका मतलब ये कटेगा अगर वहाँ पर ये उत्तर नहीं है तो। 7 से कट रहा है ये, 103, 7 7 49, 7 7 49, 77:1:3। हाँ, कभी कभी वो क्या चालाकी करता है, यहाँ पर उसने दे रखा है मिल्क इज टू वाटर, नीचे पूछ लेता है वाटर इज टू मिल्क। तो ये ध्यान रखो, रेशो देखो, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर दिया है, नीचे भी मिल्क इज टू वाटर पूछा है, तो ऐसे ही बता देंगे। कभी कभी नीचे वाटर इज टू मिल्क पूछ लेता है, तो फिर ये उत्तर होता है। ये ध्यान देना आपने। ये ट्रिक का डन। ठीक है, अब अगला ट्रिक का बता रहा हूँ, देखो। तो किस रेशो में मिलाया है उसने, 3:7:5। तो जो 3 हिस्से लिए हैं उसने, अब मैं यहाँ पर कोई भी एक लूँगा, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ अपना ये मिल्क ले लेता हूँ। जो 3 हिस्से लिए हैं जिस कंटेनर के, उसमें मिल्क कितना है, 1/6। 1/5 मत कर देना भाई, टोटल 6 में से 1 है, 1/6 प्लस 7 हिस्से जिस कंटेनर के मिलाए हैं उसमें 3/7 है, ठीक, प्लस 5 हिस्से जिसके मिलाए हैं उसमें 7/12। और एक ही चीज़ लेना, मैं मिल्क ले रहा हूँ हर एक जगह, ये नहीं है कि बीच में वाटर ले लो। ठीक, क्लियर। डिवाइडेड बाई टोटल कितने हिस्से हो गए, 7 और 3 10 और 5 15। और आपको एक बात पता है, इन 15 को हम साथ के साथ यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस में मैं आपको करवाना स्टार्ट करूँगा, अभी हम बेसिक से कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यह आ गया 1/2, यह आ गया 3, यह आ गया 7 5 35/12। बिकॉज नीचे 12 हैं तो ऊपर क्यों ना मैं 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ। आप बोलोगे सर बहुत इंटेलिजेंट हो आप, थैंक्स। तो नीचे 6 दूनी 12 आ गया, ऊपर आ गया 6, और ये क्या है 7 और 7 5 35, 35 और 6 41/12। मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस में क्या है 3। मैं जस्ट ऊपर वाले का सम निकाल रहा हूँ, फिर बटे में 12 कर देंगे। ठीक है, 12 3 36, तो 77 बटे में 12 बटे में 15। ऊपर वाले को मैंने सोल्व किया, वो आ गया 77/12 बटे में 15। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 77 आउट ऑफ 180। 180 में से 77 क्या है, मैंने क्या फीड किया था यहाँ पर, 6 में से 1 7 में से 3, 6 में से 1 7 में से 3, मैंने मिल्क फीड किया था कि मिल्क कितना है। तो यहाँ पर आ रहा है कि भैया मिल्क कितना है 77, 180 में से वाटर कितना है 180 माइनस 77 103। तो रेशियो कितना है, ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है भाई, आर यू गेटिंग मी। ये लेक्चर थोड़ा सा नॉर्मल लेक्चर से लंबा होएगा शायद, है ना, डजंट मैटर। 2 vessels contain mixture of milk and water. Okay, in first mixture milk is 20% less than water। तो फर्स्ट वाले में क्या है, मिल्क 20% लेस है वाटर से, यानी कि ये 5 है तो ये 4 है। उसने रेशियो बता रखा, बस अलग तरीके से बता रखा और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में नया। पहले वाले में मिल्क 20% कम है, यानी कि 1 कम है 5 से, तो ये 5 है, ये 4 है। एंड इन सेकेंड मिक्सर वाटर इज 63.63। ये 9 का टेबल है, 9 का टेबल है, यानी कि नीचे क्या होगा 11, और 9 का 7वां टेबल है 7/11। तो ये क्या है, वाटर इज 7/11 ऑफ मिल्क, यानी कि दूसरे वाले में मिल्क अगर 7 है तो वाटर, मिल्क अगर 11 है तो वाटर 7 है। ठीक है, वाटर जो है मिल्क का 7/11 है। तो ये पहला मिक्सर है, ये दूसरा मिक्सर है। अगर ये बोला, अगर मैंने 12 लीटर पहले वाले मिक्सर के और 18 लीटर दूसरे वाले मिक्सर के मिलाए, फाइनली मुझे बताओ मिल्क और वाटर क्या होएगा न्यू मिक्सर में। तो दोनों तरीके से करके देखते हैं। सबसे पहली बात कि भाई साहब एग्जैक्टली हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने कितना लीटर, हमें सिर्फ रेशियो पता होना चाहिए कि पहले और दूसरे वाले जो अलग अलग टाइप के मिक्सर हैं उनको किस रेशियो में मिलाया गया। अब दोनों तरीके से करते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है 5 और 4 9, ये क्या है 11 और 7 18। टोटल सेम करना होता है, ऊपर टोटल 9 है नीचे 18 है, तो ऊपर वाले को 2 गुना करते ही बन जाएगी यहाँ पर। तो बात तो यहीं पर कर देते हैं, 2 चौके 8 2 5 10।
हो गया टोटल सेम, जी हाँ। अब रेशियो का ध्यान रखना है, 2 आठे 16, 2 ढाई 20, 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 7 21। तो ये क्या आ गया 49:41। पहले क्या लिखा था मिल्क, बाद में वाटर। वो क्या पूछ रहा है मिल्क इज टू वाटर, 49:41, ऑप्शन डी। ठीक है, अब दूसरे तरीके से करते हैं भाई, या फिर रहने दूं, ये आप कर ही लोगे, बहुत बार हम कर चुके हैं कि भैया इन दो हिस्सों के अंदर, जो दो हिस्से लिए हैं उसके अंदर मिल्क है 4/9, जो 3 हिस्से लिए हैं उनके अंदर मिल्क है 11/18, और ओवरऑल 2 + 3 5 हिस्से लिए हैं। इसको सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा, 49/41 नहीं आएगा, ये आएगा 49/90 कि कितने में से मिल्क है, मिल्क कितना है कितने। ठीक है, ये बताओ, आज आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा अनईजी हूँ। जब लेक्चर स्टार्ट किया ना, मैंने बोला था तभी लाइट चली गई, एसी बंद हो गया, और स्टूडियो के अंदर आपको पता नहीं है शायद, अगर आपने देखा नहीं है तो काफ़ी लाइट्स होती हैं स्टूडियो के अंदर, हैं तभी चमक रहे होते हैं लोग ऐसे, वो बहुत ज़्यादा गर्मी क्रिएट करती है। ब्लड टाइट हो गया, बट लेक्चर तो पूरा शांति से पूरा लेंगे, बट मज़े नहीं आ रहे बस थोड़े से खड़े होने में, लेक्चर में तो आ ही रहे। बताओ, 3 vessels whose capacities are in ratio 3:2:4 are completely filled with milk, mixed with water। अच्छा, दूध और पानी मिला हुआ है, इस रेशियो में फिल कर दिए हैं 3 वेसल। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द 3 वेसल्स, तो मिल्क टू वाटर का रेशियो सब में बता दिया। हाँ बोलोगे जी बहुत बढ़िया। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर ऑब्टेन्ड when 66% of the first, 50% of the second, 37.5% of the third vessel is taken out and mixed। यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब फर्स्ट वेसल के अंदर जितना भी मिक्सर था वो सारा यूज नहीं किया मिलाने में, उसमें से कुछ हिस्सा निकाला है, दूसरी वाली वेसल में से सिर्फ 50% निकाला है, तो इस रेशियो में नहीं मिलाया गया एग्जैक्टली। ये तो टोटल कैपेसिटी है, समझ रहे हो। फर्स्ट वेसल की कैपेसिटी अगर 3 लीटर है तो दूसरी की 2 लीटर, तीसरी की 4 लीटर, लेकिन ये नहीं है कि इन वेसल्स को पूरा पूरा भर भर के मिला दिया गया ना। पहली वाली का 66% यानी कि सिर्फ 2/3 लिया गया, इस रेशियो में है ना ये, और दूसरी वाले का कितना लिया गया 50% यानी कि हाफ, और तीसरी वाली का कितना लिया गया 37.5 यानी कि 3/8। अब आपको रेशियो मिलेगा क्योंकि पूरी पूरी कैपेसिटी को यूज ही नहीं किया गया, उनमें से कुछ कुछ पोर्शन निकाल कर मिलाया गया है। अब आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टाइप का मिक्सर जो हो किस रेशियो में मिलाया गया है। अभी कर देते हैं काम इसका, नीचे 2 आ गया तो तीनों जगह 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फाइनल रेशियो विल बी 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एंड 3, 4:2:3। अब किसी भी तरीके से कर सकते हो, डजंट मैटर, बिकॉज मैं सारे तरीके आपको बता चुका हूँ। मैं उस रेशियो वाले इक्वेट करने वाले से करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर टोटल है भाई साहब 8, यहाँ पर टोटल है 5, देख लेते हैं उससे बेटर रहेगा कि नहीं। यहाँ पर टोटल है 4, तो 8 5 40 मुझे टोटल बनाना है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 10, 40 बनाना है, तो इस रेशियो को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करूँगा 10 से। ठीक है, तो 5 थी 15, 5 5 25, 8 से 8 चौके 32, 8 एकम 8, 10 से 10 एकम 10, 10 थी 30। तो मैंने रेशियोज़ की टोटल क्वांटिटीज़ इक्वल कर दी। अब मुझे ये रेशियो देखना है, पहले वाले के 4 पोर्शन, अब मैं इसको 4 से गुणा करूँगा, तो 15 चौके 60, 25 चौके 100, इसको मैं 2 से गुणा करूँगा 64 और 16, इसको मैं 3 से गुणा करूँगा 30 और 90, अब मैं जोड़ दूंगा उत्तर आ जाएगा 206 और 120, 154। ठीक है, यानी कि ये कटेगा 2 से, 77, 1:3, ये आ गया। और अब हम देखेंगे कि सेम ही पूछा है क्या। पहले मैंने क्या लिखा है, पहले मैंने लिखा है मिल्क इज टू वाटर, इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। ठीक है,
ये देखना ज़रूरी है। यहाँ पर मिल्क इज टू वाटर देकर वो वाटर इज टू मिल्क पूछ लेता है कई बार, ठीक है। और 77 1:3 1:3 77, तो ये तो हर एक क्वेश्चन में देखना जरूरी है जिसमें भी ऐसे ऑप्शन गिवन हो कि भाई जो पूछा है वही मैं बता रहा हूँ कि नहीं। ये बताओ, किसी छात्र के 3 विषयों में 60%, 68% और 70% अंक आए, उसका कुल प्रतिशत ज्ञात करो। ये उसका फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये उसका सेकंड सब्जेक्ट है, ये उसका थर्ड सब्जेक्ट है। इसमें उसके 60% आए, ठीक है जी। इसमें उसके 70% आए, ठीक है जी। इसमें उसके 68% आए, बहुत बढ़िया। इसमें उसके 70% आए, ठीक है जी। तो 60% कितने में से आए बता रखा है, नहीं बता रखा। 68% कितने में से, नहीं बता रखा। 70% कितने में से, नहीं बता रखा। तो क्या आप खुद अपनी तरफ से अज्यूम कर लोगे कि टोटल मार्क्स सेम ही होंगे तीनों के? अगर तीनों के टोटल मार्क्स सेम हो तो आप सिंपली एवरेज निकाल सकते हो इनकी, है। लेकिन ये नहीं है कि हमारे स्कूल में हर एक सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स सेम थे तो इस क्वेश्चन में भी सेम होंगे। वो बताएगा कि सबके टोटल मार्क्स सेम हैं, सेम नहीं है तो ये पेपर 100 का है, ये 150 का है, ये 200 का है। 100 के 60%, 150 के 68%, 200 के 70%। फिर आप इसको काटोगे, हैं कि 5 20, 5 30, 5 40, 10 से ही काट देते, जो भी है। फिर आप मार्क्स बता सकते हो। इस केस में डिस कैन नॉट से हमें पता ही नहीं है किस चीज़ का परसेंट है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आंसरेबल आएगा तो इस टाइप का आएगा। देखो, स्टूडेंट स्कोर्ड 40%, 50%, 60%, 70% मार्क्स इन 4 टेस्ट इन विच द मैक्सिमम मार्क्स आर इन दिस रेशियो। मैक्सिमम मार्क्स इस रेशियो में, हमें एग्जैक्टली मैक्सिमम मार्क्स हमें नहीं चाहिए। हमें ये पता है कि अगर ये 1 का 40% है तो ये 2 का 50%, ये 3 का 60%, पास। अब लगा देंगे वेटेड एवरेज। 1 × 40, 1 × 40 40, 2 × 50 100, 3 × 60 180, 4 × 70 280, डिवाइडेड बाई सब कुछ 10। 1 + 2 + 3 + 4 = 10। 10 से मैं सबको काट रहा हूँ, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? 28 और ये 18, 46, 46 और 14, 60, 60% आ जाएगा। ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है? ये बताओ, द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द बॉयज़ ऑफ ए क्लास इज़ 165 सेंटीमीटर। जो बॉयज़ हैं उनकी एवरेज हाइट 165 सेंटीमीटर है, और जो गर्ल्स हैं उनकी हाइट कितनी है? उनकी हाइट भी 165 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन ए क्लास? तो सारे स्टूडेंट्स की एवरेज क्या होगी? तो सर उसने बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो नहीं बता रखा, तो हम कैसे बताएंगे? तो भाई साहब हाइट तो सेम है सबकी। इस ग्रुप की भी एवरेज हाइट वही है, इस ग्रुप की भी एवरेज हाइट वही है। अगर हम हाइट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जो बंदा लंबा है उसके सिर को थोड़ा सा काट के छोटे के ऊपर चिपका दें, ऐसे सबकी हाइट बराबर कर दें पूरी क्लास में, तो इन सब की हाइट भी सेम है, इनकी भी हाइट सेम है। इनको मिलाओगे तो भी सबकी हाइट सेम रहेगी। अगर 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप की एवरेज सेम है तो फिर रेशियो पता करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था। तो वही आएगी, तो यहाँ पर कैन नॉट से नहीं आएगा, ठीक है। अगर एवरेज अलग अलग ग्रुप की सेम ही है तो फिर किसी भी रेशियो में हो सेम ही रहनी है, ठीक है जी। अब ये कुछ इजी क्वेश्चंस कर लेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस के और SICI के, फिर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के टाइम करेंगे। 2/3 ऑफ ए कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट का क्या मतलब है? कोई भी सौदा कर रहे होंगे वो, उसका 2/3 was sold at a profit of 66%, ठीक है। एंड द रेस्ट, तो 2/3 यानी कि 3 में से 2। अगर टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू 3 यूनिट है तो उसमें से 2 यूनिट के ऊपर हमें 6% का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है? +6%। हमारी जो वैल्यू थी 6% बढ़कर मिली हमें। जैसे कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, इंडिया में तो बढ़ती है, घटती नहीं है। कभी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? रुपये 6% बढ़ गए, लॉस होगा तो 6% घट जाएंगे। तो इसलिए प्रॉफिट को प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे। परसेंटेज चेंज मैटर करता है, सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, सिर्फ डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। तो बस उसको हम लिखते रहेंगे। तो अगर टोटल कंसाइनमेंट की वैल्यू 3 यूनिट तो उसमें से 2 यूनिट 2/3 के ऊपर 6% प्रॉफिट, एंड द रेस्ट यानी कि बाकी के 1 यूनिट के ऊपर 3% का लॉस। तो ये बोल रहा है ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस
540 का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। इसने रुपए में बताया है, लेकिन हम तो परसेंटेज में निकाल सकते हैं जी। 2 हिस्सों के ऊपर 6% का फायदा, एक हिस्से के ऊपर 3% का लॉस। ओवरऑल फायदा नुकसान बताएं। 2 × 6 प्लस का 12, 1 × 3 माइनस का 3, डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, तो 12 में से 3 गए, 9/3 यानी कि 3%। ओवरऑल 3% का प्रॉफिट हुआ। सर प्रॉफिट कैसे बोल रहे हो, बिकॉज ये पॉजिटिव आया। ओवरऑल 3% का प्रॉफिट हुआ। सर ये 3% किसका है? ओवरऑल कंसाइनमेंट का जो भी कॉस्ट प्राइस था उसका 3%। और ये बोल रहे हैं 540 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 3% = 540, 1% = 540/3, और कंसाइनमेंट की वैल्यू यानी कि कंसाइनमेंट का 100% विल बी 18,000। ठीक, क्लियर है? प्रॉफिट एंड लॉस के काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस में करेंगे, और मज़ेदार आते हैं। ईजीएस्ट मेथड बताऊंगा, उनको ऐसे ऐसे समेट दोगे। उन क्वेश्चंस के लिए जो बेस्ट मेथड अवेलेबल है उससे हम कर रहे होंगे। वैसे तो हम हर एक जगह ही बेस्ट मेथड अवेलेबल है उसी से कर रहे हैं अब तक, हर एक चीज़। ए पर्सन बॉट 76 काउज एंड सोल्ड 20 काउज, तो उसने 76 काउज खरीदी एंड सोल्ड 20 काउज एट 15% प्रॉफिट, तो 20 काउज को उसने 15% प्रॉफिट पर बेच दिया। 40 काउज एट 19% प्रॉफिट, ठीक है। एंड रिमेनिंग काउज, तो 40 और 20 60, बच कितनी गई? 16, टोटल 76 थी, 60 हो गई, 16 बच गई। रिमेनिंग काउज एट 25% प्रॉफिट एंड गोट ए प्रॉफिट ऑफ दिस एज ए होल। ओवरऑल उसको इतने रुपए का फायदा हुआ। तो हम एक बार परसेंटेज में निकाल लें, तो एग्जैक्टली कितनी काऊ बेची ये मैटर करता है, सिर्फ रेशियो से काम चल जाता है। तो रेशियो से काम चल जाता है, तो रेशियो निकाल लो, क्यों बड़ी कैलकुलेशन कर रहे हो। ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आप रेशियो निकाल ही सकते हो, ठीक है। तो 5 × 15 75, 10 × 19 190, 4 × 25 100 बटे में 19, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, फ्रैक्शन में आएगा ये ना। तो इससे अगर मैं इसको 10 दे दूं तो 200 और 300, 365/19, 365/19 इतने परसेंटेज का फायदा। सर ये कट नहीं रहा, तो कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फायदा इतने % हुआ, ठीक है। हमें जो भी फायदा हुआ वो इतने % है ओवरऑल जो कॉस्ट प्राइस था उसका। इसका कॉस्ट प्राइस जितनी भी गाय थी, जो भी पूरा सौदा हुआ है, ये पूरा लेन देन कितनी गायों का हुआ है, ये पूरा लेन देन 76 गायों का हुआ है। तो उस पूरे लेन देन के अंदर ओवरऑल हमें इतना प्रॉफिट मिला। 20 गायों के लेन देन में इतना मिला था, 40 के में इतना, 16 के में इतना, सबका मिला के हमें इतने % प्रॉफिट हुआ। ये बोल रहे हैं भाई इतना प्रॉफिट हुआ, अच्छा तो इसका मतलब इतने % की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी? तो 1% की वैल्यू हो जाएगी किसका? 1%, जो भी पूरा सौदा हुआ है सारी 76 गायों का, जो भी 76 गायों का कॉस्ट प्राइस है उसके इतने % की वो वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी होगी? इनटू दिस। तो पूरी 76 काउज के कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। अब ये पूछ रहे एक गाय का कॉस्ट प्राइस बताओ, तो डिवाइड कर दो 76, कम बात। अब इसको सॉल्व करो, 19 से कम 19, 1900 के 76, कैसे कटेगा ये कटेंगे किसी न किसी से। अगर मैं इसको 5 से काट दूं तो 5 7 35, ठीक है। ऊपर वाला भी 5 से कट रहा है, ठीक है। ये कट रहा है 73 से, 7 से 9 पर जाएगा, 9 30 27 9, हाँ जी ये 9 पर जा रहा है, ठीक है। तो 4 से इसको काट देते हैं, 4 5 20, 9 5 45, 450 शुड बी द आंसर। क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर लो अपनी, फिर इसको और मजबूत करेंगे। मिस्टर गुप्ता डिपॉजिटेड ₹3,000 in a bank at 10% per annum and ₹5,000 in another bank at 8% per annum. The rate of interest on the whole sum is। देखो उसने 3,000 रुपये जो कहीं पर रखे हैं वो बढ़ रहे हैं 10% के हिसाब से हर साल, और जो 5,000 रुपये रखे हैं, रेट का क्या मतलब है? मुझे एक बात बताओ, रेट का मतलब है कि हर साल भाई कितने % ब्याज मिल रहा है, हर साल इसका रुपया कितने % बढ़ रहा है। 3,000 रुपये के ऊपर ब्याज लग रहा है 10% के हिसाब से, 5,000 के ऊपर 8% के हिसाब से। ये बोल रहा ओवरऑल रेट क्या है, तो हमें ओवरऑल रुपये नहीं चाहिए,
सिर्फ रेशियो चाहिए कि 10% पर कितना माल रखा 3 यूनिट, 8% पर कितना रखा 5 यूनिट। ठीक है, तो 3 × 10 30, 5 × 8 40 डिवाइडेड बाई 5 और 3 8, तो 70/8 बोले तो 8 8 64, 6/8 यानी कि 3/4, 8 3/4%। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, अभी थोड़े ही रहते हैं। शांति बनाए रखो, कुछ लोगों को ये लगने लगा होगा लंबा हो गया लंबा हो गया, आधे लेक्चर लंबे भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए पर्सन इन्वेस्टेड 2/3 ऑफ हिज कैपिटल एट 3% पर एनम 1/6 एट 6, वही ब्याज वाला क्वेश्चन आ गया, इतनी कैपिटल पर इतना ब्याज, इतनी कैपिटल पर इतना ब्याज। देखो ये बोल रहे हैं 1/6, फिर बोल रहे हैं ये 2/3, तो कोई ऐसी वैल्यू लो जो 6 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो हमने ले ली भाई साहब 6 यूनिट कि टोटल उसकी जो कैपिटल है वो 6 यूनिट है, तो 6 यूनिट का 2/3 क्या होएगा। आप बोलोगे सर इसका 2/3 करना एक बार, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, हाँ 4 यूनिट के ऊपर उसको ब्याज कितना मिल रहा है 3%। 1/6, तो इसका 1/6 क्या है 1 यूनिट, 1 यूनिट के ऊपर कितना मिल रहा है 6%। एंड द रिमेनिंग, तो 4 और 1 5, रिमेनिंग कितनी होगी 6 में से 5 के 1 बच गई, उसके ऊपर इसको ब्याज मिल रहा है 12%। ओवरऑल ब्याज कितने % मिला आप बता सकते हो। जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, उसने रुपए में बताया है तो हम कैपिटल बता देंगे। तो ओवरऑल ब्याज कितने % है अभी बताते हैं। 4 × 12, 1 × 6, मुझे पता है कि इसको अगर हम फ्रैक्शन से करेंगे तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा, मैं अभी फ्रैक्शन आपको यूज़ करनी नहीं सिखा रहा। अगर किसी बंदे ने पहले वेटेड एवरेज पढ़ा और उसको लग रहा हो फ्रैक्शन से कर लो, आगे बताऊंगा और फ्रैक्शन का बेस्ट यूज़ बताऊंगा जो आपने कहीं पर भी नहीं देखा। 1 × 12, ठीक है, 4 और 1 5 और 1 6, टोटल 6 यूनिट है। तो अगर मैं 6 से काट दूं, ओवरऑल 5% ब्याज बन रहा है। ओवरऑल उसको जो ब्याज मिला है वो 5% है। 5% किसका, जितनी भी उसने कैपिटल लगाई, और रुपए में उसको मिल रहा है 25%। अगर 5% की वैल्यू 25 है तो 1% की वैल्यू क्या है 25/5, और 100% की वैल्यू क्या है ये, यानी कि 500। ठीक है जी, क्लॉथ मर्चेंट, 3-4 क्वेश्चन है बस। क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ एट 40% प्रॉफिट, हाफ ऑफ द रिमेनिंग, हमें पहले एक बार हाफ करना पड़ रहा है, फिर से हाफ करना पड़ रहा है। ऐसी वैल्यू ले हाफ यानी कि 1/2, ऐसी वैल्यू लें जो 2 बार 2 से डिवाइड हो जाए, क्योंकि फिर बचे हुए का हाफ किया। 4 ले लेता हूँ, टोटल जो उसके पास क्लॉथ था वो 4 यूनिट था। ए क्लॉथ मर्चेंट सोल्ड हाफ ऑफ हिज क्लॉथ, तो 4 यूनिट का आधा यानी कि 2 यूनिट उसने बेच दी 40% प्रॉफिट पर, तो बच कितनी गई, फिर 2 यूनिट बच गई। तो जो हाफ ऑफ द रिमेनिंग जो बची है उसकी हाफ, 2 यूनिट बेच दी तो 2 बच गई, उसकी हाफ यानी कि 1 यूनिट, 1 यूनिट उसने बेच दी एट 40% लॉस। ठीक है जी, एंड द रेस्ट जो रिमेनिंग, अब तक 2 और 1 3 यूनिट हुई है, जो रिमेनिंग 1 यूनिट है वो बेच दी कॉस्ट प्राइस पर। तो भी मुझे ध्यान से बताओ यहाँ पर मैं क्या लिखूँ। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि 2 यूनिट के ऊपर उसको फायदा हुआ 40%, 1 यूनिट के ऊपर उसको नुकसान हुआ 40%। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्रॉफिट या लॉस, फायदा या नुकसान कितना हुआ, ये उसने बेच दी कॉस्ट प्राइस पर। क्योंकि कई बंदे यहाँ पर लिख देते हैं 100%, जितने रुपए लगाए थे उतने ही मिल गए 100%, ना हम ये नहीं लिख रहे कितने रुपए मिल गए, हम लिख रहे हैं फायदा या नुकसान कितना हुआ। अगर आप एक चीज़ 50 रुपये की लाकर 50 रुपये की बेच दोगे, आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं सर, नुकसान ही होएगा वैसे तो तेल का, बट उसको हटाओ, क्वेश्चन में तेल का नहीं लगाते हैं, पेट्रोल का खर्चा नहीं। 50 की चीज़ लाकर 50 में बेच दोगे तो क्या फ़ायदा होएगा, कुछ फ़ायदा नहीं होएगा। क्या नुकसान होएगा, कुछ नुकसान नहीं होएगा। तो 0% प्रॉफिट 0% लॉस, तो जब वो कॉस्ट प्राइस पर बेच रहा है तो 0% प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको, यहाँ पर 0 लिखेंगे। 2 यूनिट के ऊपर 40% फायदा, 1 यूनिट के ऊपर 40% नुकसान, 1 यूनिट के ऊपर 0% फायदा है नुकसान। ओवरऑल क्या फायदा है नुकसान अभी देखते हैं। 2 × 40 80, 1 × 40 माइनस का है तो -40, आगे आएगा 0 डिवाइडेड बाई, सर 0 वाले को भी ऐड करेंगे कि नहीं, हाँ करेंगे, वो भी तो उसका हिस्सा है ना, 4 यूनिट कपड़ा था उसका टोटल, तो 2 और 1 3 और 1 4, 80 - 40 40/4 यानी कि 10। ओवरऑल 10% का प्रॉफिट आएगा, ये पॉजिटिव आया ना, तो 10% का प्रॉफिट आएगा। ठीक है,
ये बताओ। शुगर वर्थ ₹32 पर केजी, तो कोई शुगर है उसका रेट बता दिया इन्होंने, तो जो कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट बता दी ना, एंड ₹36 पर केजी आर मिक्सड विद ए थर्ड वेराइटी। 3 वेराइटी मिलाई गई है, एक का रेट ₹32 पर केजी, एक का रेट ₹36 पर केजी। पहली वेराइटी का रेट क्या है? ₹32 पर केजी। अगली का क्या है? ₹36 पर केजी। अगली का क्या है इन्होंने बताया नहीं। एक तीसरी वेराइटी है, ये पहली वेराइटी, ये दूसरी वेराइटी, ये तीसरी वेराइटी। मुझे एक बात बताओ, ये एवरेज को रिप्रेजेंट करती है वैल्यू या क्वांटिटी को? ₹32 पर केजी वाली कितने मिलाई, कितने किलो मिलाई, वो रिप्रेजेंट करती है क्वांटिटी को। ये कई बच्चे ये बोलेंगे कि ये भी तो रुपए है, क्वांटिटी नहीं, ये एवरेज है, कितने किलो का एवरेज प्राइस ये। ठीक है, बताया था मैंने यहाँ पर कॉस्ट, एवरेज वेट, एवरेज मार्क्स, एवरेज हाइट, ये एवरेज। इफ द किस रेशियो में मिलाई, ये इसने बता दिया। थर्ड वेराइटी के साथ किस रेशियो में मिलाई? 1:3, 1:2:3। पहली, दूसरी और 3 क्वांटिटी इस रेशियो में मिलाई। ये अगर 1 किलो है तो ये 2 किलो, ये 3 किलो। ठीक है, अब की बार उसने क्या किया, उसने एक चीज़ को मिसिंग छोड़ दिया, एक एवरेज को मिसिंग छोड़ दिया। वो कई बार कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है, और फाइनल एवरेज बता देता है। और फाइनली जो उसकी एवरेज है वो है 37 1/3। तो आप क्या करोगे, एक टुकड़े की एवरेज है 32, 2 टुकड़े की एवरेज 36, 3 टुकड़े की एवरेज पता नहीं, टोटल कितने टुकड़े हो गए? 3, 2, 5 और 1 6, 6 टुकड़ों की एवरेज इतनी। ओवरऑल सम को इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर 1 × 32 से मुझे मिला 32, 2 × 36 से मुझे मिला 72। यहाँ पर आप मान लो x, 3 × x से आपको मिला 3x, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 6 × दिस। इस एक की एवरेज 32 है, तो यहाँ पर टोटल सम क्या हो जाएगा? मान लो ये 1 किलो चीनी है, ये 2 किलो चीनी, ये 3 किलो चीनी, तो ओवरऑल होगी 6 किलो चीनी। 1 किलो चीनी का रेट है 32, तो टोटल ₹32 खर्च हुए। 2 किलो चीनी का एवरेज रेट है 36, तो टोटल ₹72 खर्च हुए। 3 किलो चीनी का रेट है x, तो टोटल ₹3x खर्च हुए। और 6 किलो जो ओवरऑल चीनी थी उसकी ओवरऑल एवरेज इतनी है, तो टोटल रुपए जो खर्च हुए, यहाँ पर टोटल रुपए इतने खर्च हुए 6 किलो पर, यहाँ पर इतने, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं, तो ऐसे इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो आप ऐसे भी गुणा कर सकते हो, मन ही मन में इसको ऐसे सोचो। जैसा थे 42, 6 थी है 18 और 4 22, है ना। और 6 × 1/3 क्या आ जाएगा? 2, तो 224। अब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आ गया भाई 104, तो 104 को घटा रहा हूँ, इन दोनों का सम आ गया 104। तो ये आ जाएगा 0 2 1, तो ये आ जाएगा 120। अगर 3x की वैल्यू 120 है तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 40। तो 40 रेट वाली थी ये तीसरी शुगर। ऐसा क्वेश्चन एक और करोगे जिसमें किसी की एक एवरेज क्वांटिटी मिसिंग हो या फिर एवरेज रेशियो वाली वैल्यू मिसिंग हो, सेम ही बात है ना। ये करके देखो। The arithmetic mean of the scores of a group of students in a test was 52। अरिथमेटिक मीन यानी कि एवरेज, पूरे स्कोर्स की एवरेज बता दी 52 है। द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम, जो बच्चे ज़्यादा चमक रहे थे, ज़्यादा फेयर एंड लवली लगा के आ रहे थे, वो कहते वो ब्राइट थे, वो क्लास में चमक रहे थे। द ब्राइटेस्ट 20% ऑफ देम यानी कि 20% स्टूडेंट जो सबसे इंटेलिजेंट थे, उनकी एवरेज उसने बता दी 80 है। ठीक। एंड द डलेस्ट, जो सबसे नालायक थे 25%, जो 3 बार कोर्स को रिपीट नहीं कर रहे थे, उनकी एवरेज है 31। ठीक है। द मीन स्कोर ऑफ द रिमेनिंग, जो बच गए वो कितने परसेंट हो गए? ये दोनों मिलाकर हो गए 45%, है ना। तो जो बच गए वो हो जाएंगे 100 - 45, 55%। 55% की एवरेज बोल रहा है, बताओ। तो मैंने मान ली x है, बिल्कुल सभी। 100% की एवरेज कितनी है? 100% की एवरेज उसने स्टार्टिंग में बताई है पूरी क्लास की 52। एक मिसिंग है, ये बता सकते हो कि नहीं? और क्या किस रेशियो में मिलाए गए, सिर्फ ये ज़रूरी है? एग्जैक्टली कितने मिलाए गए ये ज़रूरी है? एग्जैक्टली तो उसने बताया भी नहीं कितने स्टूडेंट है, नहीं बताया ना, सिर्फ परसेंटेज बताया। आपको कहाँ पता है एग्जैक्ट स्टूडेंट कितने हैं? नहीं पता है? लेकिन परसेंटेज में भी इतनी भारी भारी वैल्यू है, एटलीस्ट हम रेशियो ले लें, छोटी कर लें, 5 से काट लो।
ठीक है। 4 × 80 यहाँ पर हो गया टोटल जी 320। तो हमें पता है इसके टोटल से इन दोनों का टोटल का सम घटाना है, तो वैसे ही काट लेते हैं। ये हो जाएगा 1040 यहाँ का टोटल, है ना। यहाँ का टोटल हो जाएगा 320, यहाँ का टोटल हो जाएगा 155। तो इन दोनों के सम को मैं काट रहा हूँ। ये 475। 10 में 5 गए 5, 13 में 7 गए 6, 9 में 4 गए 5, 565 है। तो 11x इजिकल टू दिस, यहाँ पर 11x आएगा ना, तो मैं इसको 11 से काट रहा हूँ। 11 5 55 यार, फिर तो एक ही आएगा। 11 से कट क्यों नहीं रहा? कट जाना चाहिए ना, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। या अप्रोक्सीमेट आ रही है, अप्रोक्सीमेट आ रही होगी। तो 11x इज इक्वल टू 565, x की वैल्यू हो जाएगी डिवाइडेड बाई 11। 11 5 55, 11 कम 11, 51 4/11, वो रही अप्रोक्स आ रही है ऑप्शन बी। ठीक है जी, ये बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है टेंशन मतलब, इसके बाद चैप्टर ऑफ है, यानी कि ये वाला लेक्चर ऑफ है, पूरा चैप्टर नहीं। ए मैन बायस ए फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड फॉर 3,60,000, ही सेल्स 1/3 एट ए लॉस ऑफ 20%, 2/5। तो एक जगह 1/3 ले लिया 3 से डिवाइड हो, एक जगह 2/5 ले लिया 5 से डिवाइड हो, तो पूरी लैंड की मैंने 15 यूनिट मान ली। तो 15 यूनिट का 1/3 क्या हो गया, यानी कि 5 यूनिट। 5 यूनिट को उसने बेच दिया 20% फायदे में, ठीक है। एंड 2/5, तो इसका 2/5 क्या होएगा, 2/5 6 यूनिट को उसने बेच दिया। अच्छा, इसको 20% लॉस में बेचा था, आप बोल रहे थे, सुन गए मेरे को। तो 6 यूनिट को उसने बेच दिया 25% फायदे पर। बचा खुचा 6 और 5 11 यूनिट की ट्रांजैक्शन हुई है, 15 में से 11 गए, बाकी की 4 यूनिट को उसने कितने % फायदे या नुकसान पर बेचा। अगर ओवरऑल 6 और 4 10 और 5 15, पूरी 15 यूनिट को उसने, वैसे हमने 15 मानी थी, वहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, उसने इतना प्रॉफिट मेक किया है। तो बताओ परसेंटेज में कितना प्रॉफिट मेक किया है। डायरेक्टली दिख रहा है कि 10%, ओवरऑल उसको फायदा हुआ है 10% का। उन्हीं तरीकों से अभी निकाल देंगे। यहाँ पर अगर मैं x मानूं तो ये देखो, यहाँ पर आएगा -100, यहाँ पर आएगा प्लस का 150। तो यहाँ पर टोटल कितना है, यहाँ पर टोटल है प्लस का 50, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 4x, और यहाँ पर क्या है 150। तो प्लस के 50 में यहाँ पर कितना होता कि 150 आया। आप बोलोगे सर यहाँ पर 100 हो, 100 और 50 150, यानी कि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है जी 25, 4x की वैल्यू 100 है, तो बस यही। तो उसको 25% का फायदा हुआ। तो एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग फील्ड टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ। अच्छा, उसने रुपए में पूछा, हम पहले भी रुपए में कर सकते थे, अब भी कर सकते हैं। जो बची खुची है उसको उसने 25% प्रॉफिट पर बेचना चाहिए। तो देखो, टोटल अगर उसकी ज़मीन 15 यूनिट है, तो उसमें से 4 यूनिट है जिसके बारे में वो पूछ रहा है। तो टोटल उसकी ज़मीन कितने की थी, ये, इसमें से 4/15, इतनी ज़मीन के ऊपर उसको 25% प्रॉफिट चाहिए। इसमें से 4/15 ज़मीन की ये कॉस्ट प्राइस पड़ेगी, मुझे चाहिए 25% प्रॉफिट। तो मैं यानी कि जो भी कॉस्ट प्राइस पड़ी है उसके 5/4 में बेचूंगा। ये उत्तर आएगा। 15 चौके 60, 60 छिक्के, तो 5 चौके 20 छिक्के, 120 के आगे 3 0, ऑप्शन सी। ठीक, तो यहाँ पर अपना वेटेड एवरेज का बेसिक मैंने कवर करा दिया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड की है। अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन आते हैं मिक्सर के, प्रॉफिट लॉस के, SI CI के, इसी को हम स्ट्रेंथन करेंगे आगे जाकर प्रैक्टिस के अंदर। 2 लेक्चर होंगे बड़े बड़े प्रैक्टिस के। इससे अगले चैप्टर, इससे अगला जो लेक्चर होएगा वो आपका एलिगेशन का होएगा। वहाँ पर हम ऐसे ही एलिगेशन के बेसिक्स अपने बिल्ड करेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था, अगली वीडियो के अंदर में।